मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाना आना चाहिए और एलिमेंट हमें कम से कम एटलीस्ट 30 तक तो याद होने चाहिए। उससे ऊपर अगर कोई आता है तो कम से कम सिंबल हमें याद हो कि कौन सा सिंबल किस चीज का है, ये पहचानना हमें आना चाहिए, आइडेंटिफाई करना। उसके ऊपर अगर कोई एटॉमिक नंबर आता है, एटॉमिक मास की जरूरत पड़ती है, तो पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो वो आपको दिया जाता है, समझ लो ना, वो आपको दिया जाता है, क्योंकि सभी को इतने सारे नंबर याद नहीं हो सकते, एटलीस्ट कम से कम 30 तक का तुम्हें याद करके रखना, समझो कहाँ तक, जिंक तक का, यानी कि जो 3D सीरीज है ना, 3D सीरीज हमें याद होनी चाहिए, पूरी नहीं, कहाँ तक 3D सीरीज की जो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल है, डी ब्लॉक मेटल है, वहां तक हमें याद रखना है, जिंक तक। उसके बाद उसके आगे हमें याद नहीं रखना है, थोड़ा सा हमें ब्रोमीन फैमिली के बारे में, मतलब जो फ्लोरीन फैमिली है ना, हेलोजन फैमिली है, उस फैमिली के कुछ मेंबर का हमें एटॉमिक नंबर याद रखना है लास्ट में, है ना। और लास्ट में कुछ थोड़ा सा उसका याद रखना है, क्या बोलते हैं अपना, क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस का, ठीक है। इसके अलावा हमें पूरी पीरियोडिक टेबल को याद नहीं करना है, ना ही पूरी पीरियोडिक टेबल के तुम्हें नंबर याद करने हैं, ना ही उनका मतलब सिंबल सबके तुम्हें समझ में आना चाहिए, देख के ये पता चल जाए कि ये सिंबल किस चीज का है, ये सिंबल किस चीज का है, वो पहचानना तुम्हें आना चाहिए। तो देखो उसके बाद हम जब अभी पहले हमने बात करी बहुत सारे टाइप से, किस टाइप से क्लासिफिकेशन किया गया, तो हमने लेबोजियर की बात करी और न्यूलैंड का ऑक्टेट रूल, है ना, इसके अलावा ट्राइड बनाना डोवेलियर का, ठीक है। इसके बाद लोअर मेयर का कर्व की बात करी, ठीक है। तो लेदर मेयर का कर्व के लिए बताया था कि क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि किस किस के वर्सेस में ग्राफ बना था, तो केवल लोग बताते हैं कि एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक वेट के वर्सेस में ग्राफ बना था, जबकि उसने लिखा हुआ है कि उन्होंने कई तरीके से ग्राफ बना के देखे थे, उन्होंने बॉइलिंग पॉइंट और एटॉमिक वेट का, मेल्टिंग पॉइंट वर्सेस इसका एटॉमिक वेट का, और एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट का वर्सेस में क्या ग्राफ बनाकर उन्होंने देखा, दोनों अलग अलग एक्सिस पे दो चीजें लेके, तो उनको कुछ ग्राफ मिले थे, उस बेसिस पर उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करा था, कोई पीक पे आ रहा है, कोई क्रेस्ट मतलब टॉप पे आ रहा है, कोई बिटवीन में आ रहा है, कोई मतलब ऊपर चढ़ते यानी कि असेंडिंग पोर्शन पे आ रहा है, कोई डिसेंडिंग पोर्शन पे, तो ये अगर याद रखना है तो रख लो, वैसे इसका कोई काम नहीं है, और क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि इससे क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आने के चार प्रोबेबिलिटी बनती है इसमें से, या तो इस पीरियोडिक टेबल जो अभी पढ़ाने जा रहा हूँ इसमें से कोई क्वेश्चन आएगा, एलिमेंट के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या फिर ये कहाँ कौन से ब्लॉक में, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। या इसके हमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन बता दो, है ना, या इसका पेलेंटीमेट के इलेक्ट्रॉन बता दो, ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा। या फिर आएगा कि 100 से ऊपर किसी का एटॉमिक नंबर है, तो बताओ उसका 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 नाम क्या होगा, उसका नाम क्या होगा, तो वो हम देखेंगे, एक पॉसिबिलिटी है। या फिर वो जो चार टॉपिक लास्ट में दे रखे होते हैं, आयनिक रेडियाई, है ना, एटॉमिक रेडियाई वाला पोर्शन, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, क्वेश्चन इन चार से ही आते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी चार से आएंगे। इस चार को हम समझ लेना है, और इन चार के ट्रेंड को, पहले तो जनरल ट्रेंड को हम समझ लेना है, और ट्रेंड कितने बनेंगे, तो इसमें ट्रेंड बनेगा तो कितने, अगर हम बोल रहे हैं कि हमारे पास एटॉमिक क्या है, एटॉमिक रेडियाई है, क्या है, रेडियाई, तो हम एटॉमिक रेडियाई की जब पढ़ेंगे ना, तो इसमें दो ही ट्रेंड बन सकते हैं, या तो पीरियड में जाओ, अलॉन्ग द पीरियड, यानी कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं हम लोग, या फिर हम किसी ग्रुप में जा रहे होंगे, कहाँ जाएंगे, टॉप टू बॉटम जा रहे होंगे। तो अगर एटॉमिक रेडियस पढ़ोगे तो यही चीज पढ़ोगे कि हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं। फिर हम आयनिक पोटेंशियल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आईपी पढ़ेंगे। जब आईपी को पढ़ेंगे तो इसमें भी हम क्या पढ़ते हैं, इसमें भी पढ़ेंगे कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं या फिर टॉप टू बॉटम जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन 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 गेन एंथैल्पी पढ़ेंगे मान लो, है ना, एंथैल्पी। तो उसमें भी क्या पढ़ेंगे हम लोग कि लेफ्ट टू राइट जाओ या फिर टॉप टू बॉटम जाओ। अगला क्या पढ़ेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के साथ यही बोलते हैं ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सिमिलर सी चीजें होती हैं। एक चीज पढ़ते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसमें भी क्या है, लेफ्ट टू राइट जाओ या टॉप टू बॉटम जाओ। कुल मिलाकर मुझे, मेरे कहने का मतलब है कि हमें यही ट्रेंड सबके चेक करने हैं। अब कुछ क्या होंगे, सब कुछ तो होंगे इनके नॉर्मल ट्रेंड्स, क्या होंगे, नॉर्मल जनरल ट्रेंड्स होंगे, जनरल चीजें तो हम एक बार समझ लेंगे। उसके लिए एक स्क्रीनिंग टॉपिक पढ़ाऊंगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, उस इफेक्ट को पढ़ने के बाद जनरल वाले क्वेश्चन तुम्हारे, जो जनरल नॉर्मल ट्रेंड होता है कि हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगा, कम होगा या बढ़ेगा, है ना, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, ये सारी चीजें हमें क्या है, वो जनरल ट्रेंड स्क्रीनिंग इफेक्ट समझने के बाद तुम सबके समझ जाओगे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दिमाग में आएगा, तुम ऑटोमेटिक समझ जाओगे कि जनरल ट्रेंड क्या होना चाहिए। अब इसके बाद हर किसी का क्या बनेगा, हर किसी में क्या बनेंगे, इसके एक्सेप्शन बनेंगे, क्या बनेंगे, एक्सेप्शन। एटम के रेडियस के एक्सेप्शन बनेंगे। हमने जनरल ट्रेंड पढ़ लिया तो हमने देखा कि इसी एक ट्रेंड में कोई एक वेरिएशन आएगा, एक्सेप्शन आएगा, उस एक्सेप्शन को हमें याद रखना है।
जनरल ट्रेंड तुम्हें याद नहीं रखें, जनरल ट्रेंड तुम समझ आ जाएगा, तुम्हें ऑटोमेटिक याद रहेगा। उस जनरल ट्रेंड में कभी होगा कि किसी तुम एटॉमिक रेडियाई में जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हम देखेंगे कहीं कहीं पे वेरिएशन आएगा। ठीक है, हो सकता है कि ऐसा करने पे हमारे कहाँ पे अलोंग द पीरियड में भी हमें क्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, मतलब कोई एक्सेप्शन आ रहा है। और हमें ऐसा भी देखने को मिलेगा कि कई बार हम अलोंग द ग्रुप भी जाएंगे तो भी एक्सेप्शन हमें देखने को मिलेंगे, यानी कि पीरियड में भी एक्सेप्शन देखने को मिल सकते हैं और हमें ग्रुप में भी एक्सेप्शन देखने को मिल सकते हैं, सभी माइग्रेशन पोटेंशियल में भी, इसमें भी। समझना ध्यान से। तो उनके एक्सप्लेनेशन अलग अलग होंगे, तो आपको लगता है कि बहुत सारी चीजें हो गई हैं। तो पहले तो हमें जनरल क्या होता क्या है कि हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, हमें पता होता है कि हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं किसी पीरियड टेबल में, तो क्या होता है एटॉमिक रेडियस कम होती जाती है, सिंपल है। और टॉप टू बॉटम जाते हैं तो बढ़ती जाती है, ये जनरल ट्रेंड है। ठीक है, जनरल ट्रेंड है। तो हम ये जनरल ट्रेंड पहले समझ लेंगे, हम बता दूंगा कि स्क्रीन इफेक्ट क्या होता है, तो ये है ना फुल कोर्स बता दूंगा, तो उससे तुम्हें समझ आ जाएगा कि ये क्या चीज है एटॉमिक रेडियस। क्लियर है। उसके बाद हम जब देखेंगे कि कुछ ग्रुप में जा रहे हैं हम, जैसे कि मान लो एस ब्लॉक में हम लोग जा रहे हैं, तो एस ब्लॉक में फर्स्ट ग्रुप में, मतलब पहले ग्रुप में और सेकंड ग्रुप में हम जब जाते हैं टॉप टू बॉटम, तो कोई हमें एनोमलस बिहेवियर यानी कि कोई एक्सेप्शन नहीं आता, सीधा सीधा सी ये चलती है। ऊपर से नीचे क्या बोला है कि बढ़ता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, तो दोनों ग्रुप में ही बढ़ेगा। तो हमें एस ब्लॉक में कोई भी एक्सेप्शन याद नहीं करना ऊपर से नीचे जाने में। अब लेफ्ट टू राइट हम मान लो फर्स्ट पीरियड में जा रहे हैं, फर्स्ट पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो हमें कोई एक्सेप्शन देखने को नहीं मिलता। क्लियर है। घटती है मतलब रेडी क्या होती है, कम होती है। सेकंड में हम जैसे ही जाते हैं, सेकंड वाले में सेकंड वाले में हमें एक्सेप्शन देखना शुरू हो जाता है, हमें एक्सेप्शन देखना शुरू हो जाता है, क्योंकि बेरिलियम बोरॉन के बीच में और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या हो जाता है, एक्सेप्शन आ जाता है, तो वो उसका एक्सेप्शन का हम एक्सप्लेनेशन ले लेंगे। उसके बाद थर्ड में आएंगे हम लोग, तो थर्ड में देखेंगे, थर्ड में भी एक्सेप्शन आते हैं। तो इस तरीके से एक्सेप्शन जहां जाएंगे तो हम एक्सेप्शन को समझेंगे और एक्सेप्शन को याद रखेंगे। जनरल ट्रेंड याद हो जाएगा, एक्सेप्शन को याद रखेंगे, काम अपना बन जाएगा। इतना सा ही करना है हमें इस चैप्टर में, बस क्वेश्चन के लिए, अपने मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन के लिए हमें इतना सा काम करना है बस, और हमारा काम हो जाएगा। सेम चीज को कई तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो ऑर्डर बना के पूछता है, जो कि बहुत मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन होता है। क्या पूछेगा, ऑर्डर बना के, या फिर डायरेक्ट चीज पूछ लेगा, डायरेक्ट कि किसका हाईएस्ट है किसका। हाँ, क्या बोले, ऑर्डर बना के ऐसे बोलेगा कि हमारे पास लिथियम है, हमारे पास सोडियम है, हमारे पास पोटेशियम है, हमारे पास रुबिडियम है, बताओ इनमें से किसका रेडियस सबसे ज्यादा होगा, ऑर्डर बना के दिखाओ। तो तुम बोलोगे कि इसका रेडियस सबसे ज्यादा होगा, इसका कम होगा, इसका कम होगा, इसका कम होगा, तो ऑर्डर यहाँ पे लिख दोगे। तुम कैसे लिखोगे, तुम्हें मिलेगा कि रुबिडियम इज लेस देन किससे, रुबिडियम बड़ा है, सॉरी रुबिडियम बड़ा है, रुबिडियम इज ग्रेटर देन पोटेशियम इज ग्रेटर देन सोडियम इज ग्रेटर देन लिथियम। इस तरीके से ऑर्डर पूछे जाते हैं। तो अगर हम ये चीज को समझ लेंगे, एक तो क्या कोई जनरल ऑर्डर आएंगे ऐसे वाले जिनमें कोई दिक्कत नहीं होती, जो सही होते हैं, जो हम पढ़ के आ रहे हैं वही होता है। कई होते हैं जो एक्सेप्शन वाले ऑर्डर आते हैं, एक्सेप्शन वाले ऑर्डर्स को हमें याद रखना होता है, उनको याद ही रखना पड़ेगा। उसके पीछे लॉजिक दिया जाएगा, बट इतने सारे एक्सेप्शन होते हैं और इतने सारे लॉजिक हो जाते हैं कि हम उनको लॉजिक को या तो मिक्स करने लगते हैं या फिर उनको हम भूलने लगते हैं। तो उसको थोड़ा सा हमें फोकस ज्यादा वहां पे चाहिए। और वो याद होगा तुम्हें कब, जब वो तुम्हें याद होगा जब तुम्हारे पास इसके लिए क्वेश्चन होंगे। और इसके लिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन होता है कौन सा वाला, मैचिंग क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन, मैचिंग क्वेश्चन की प्रैक्टिस से आप ऐसे एक्सेप्शन को याद कर सकते हैं। तो अगर केमिस्ट्री में इस चैप्टर में हमने देखा कि हमारे पास 10 एक्सेप्शन आ रहे हैं, कितने, 10 एक्सेप्शन वाले ऑर्डर आ रहे हैं, तो हम 10 के 10 एक्सेप्शन वाले ऑर्डर्स के क्या बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे मैचिंग वाले। समझ रहे हो, हम 5 से 6 क्वेश्चन बनाएंगे यहाँ वहां करके उन ऑर्डर्स को, और उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, तो ऑटोमेटिक में क्या जाएगा, ये जो रॉन्ग ऑर्डर आते हैं या एक्सेप्शन ऑर्डर आते हैं वो हमें याद हो जाएंगे। समझ रहे हो। तो हमारे इस चैप्टर कितना काम है, हमारे इस चैप्टर इतना काम है केवल, क्वेश्चन यहीं से आएगा और क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ से हो जाएगा। अब उसके बाद जो कई बार आता है ना क्वेश्चन, यहाँ वहां से कहीं से भी क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ वहां से जो क्वेश्चन आता है उसके लिए केवल एनसीईआरटी पढ़नी है हमें। तो यहाँ वहां से कुछ भी एक बार क्वेश्चन आ गया तो पता है कौन सा, मैं यार पता हो तो शायद तुमने पेपर दिया होगा, तुम पता होगा। एक क्वेश्चन आ गया था इस टेबल से, ये टेबल दिख रही है, ये वाली। इसमें 100 के आसपास 118 एलिमेंट अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं ना। अब देखो यहीं पे एनसीईआरटी क्या करती है, यहीं पे एनसीईआरटी दो जगह कॉन्ट्रोडिक्शन कर देती है। स्टार्टिंग में क्या बोल रही थी कि अभी तक हमको 114 एलिमेंट मिले हैं, पढ़ा था आप लोगों ने। ये देखो ये यहाँ पे मार्किंग करिए, ये 114 लिख रहा है, और इस टेबल के हिसाब से कितना लिख रहा है वो, 118। समझ रहे हो।
नहीं समझ आ रही बात? हाँ तो इस तरीके से थोड़ा सा एनसीईआरटी क्या करती है, कहीं कहीं पे कॉन्ट्रडिक्शन शो करती है। तो बट हमें इसके लिए याद रखना है कि कैसा आ रहा है। 118 लिखा हुआ तो 118 टिक करना, कितना 118 एनसीईआरटी में 118 लिख दिया यहाँ पे, 118 114 दो ऑप्शन आएंगे तो क्या टिक करेंगे, 118 टिक करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें ये हमें थोड़ी सी देखनी है। तो इसमें से क्वेश्चन आ गया था, अब ये पता नहीं कौन सा हो जाता, तो ऐसे नंबर लिखे हुए थे और पूछा था कि बताओ ये नंबर किसके लिए है, और ये नाम लिखे थे। अब ये साइंटिस्ट के नाम पे एलिमेंट्स के नाम लिखे हैं, अब कोई याद ही नहीं करता इतने सारे। तो अब ये तो क्या है, एक ऐसा क्वेश्चन हो गया जो कि जो याद करेगा इनको उससे ही होगा, सबसे तो होगा नहीं क्वेश्चन। बोलो हाँ या ना? बट अगर हमें थोड़ा सा भी लिया है, अगर रफ तरीके से हमने इनको देखा है, तो हम इनको थोड़ा सा याद रख सकते हैं, रख सकते हैं, या थोड़ा सा दिमाग में हल्का सा टच भी रह गया। मान लो हमने जैसे पढ़ के गए 101 को हम मेंडल 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 के नाम पे नाम दे देते हैं, मेंडेलिवियम बोलते हैं, और हल्का सा भी हमारे दिमाग में आइडिया रहता तो क्या, जैसे ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन है सेकंड का, क्वेश्चन है सेकंड में सॉल्व करने वाला, तो क्या हम इसको आसानी से सॉल्व कर लेते हैं ना। तो उसके लिए एक हमें हल्का सा रफ आइडिया लेना और रफ तरीके से पढ़ लेना है। ये चीज तो तुम समझ जाओगे, इसका तो तरीका होता है करने का, ये कैसे करे जाते हैं, निकाले जाते हैं। क्वेश्चन ऐसा भी आया था शायद, इसी साल आया था, है ना? एक क्वेश्चन ऐसा आया था ना, बोलो, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था ना इस साल केमिस्ट्री में? पता नहीं। पता नहीं, चलो मैं देख के बताऊंगा पहले ऑनलाइन। तो मुझे लगता है ऐसा क्वेश्चन एक शायद आया था, चेक करो। तो ये चीज तुम्हें समझनी है, इसमें से यहाँ से एनसीईआरटी में कहीं से, तभी तो होता है एनसीईआरटी में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम तैयारी करके चलनी है, और उसके लिए हमें एक्स्ट्रा चीजें नहीं पढ़नी है, हमें यही चीज पढ़नी है। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आता है वो एनसीईआरटी किसी लाइन से छुपा हुआ आता है, वो निकल के आता है। समझ रहे हो? 119। चलो तो अच्छा, सर आया अब हुआ है करते हैं क्वेश्चन, क्या बोल रहे हो? आया है क्वेश्चन उसमें से 119 पर कौन सा है वो पूछा हुआ है। कौन सा होगा? तो देखो 119 इतना इजी होता है। वन को क्या बोलते हैं हम लोग? वन को बोलते हैं अन, क्या बोलते हैं? अन। 119 था ना, 119, तो दो बार हमें क्या लिखना पड़ेगा? अन अन लिखना पड़ेगा, यूएन यूएन दो बार लिखो। और 9 को बोलते हैं ई एन एन, तो एक बार ई एन एन लिख दो, तो क्या होगा? अन अन इन, और लास्ट में आई यू एम जोड़ दो, ई एम। एक चीज एक्स्ट्रा जोड़नी पड़ती है, ये नाम बन गया इसका, अन अन ई एम, अननियम। यानी कि क्या नाम बनता है इसका? ये बनता, देखो 109, 109 है ना, 111 कितना है? 119, 19। 119 है ना, तो क्या बनेगा सोचो, जो बताया ना वही बनेगा। क्या बनेगा? हाँ अन अन, आंसर देखो उसमें लिखा हुआ है, वहीं पे आंसर लिखा हुआ है। हाँ दिया है, पहला ही ऑप्शन है। अन अन नियम, ये नियम है ना वो, ऐसा देखो, ऐसा होगा कुछ, देखो जैसे दिख रहा है 109 का दिख रहा है, तो ये अन नील लिखा है इसमें। अन मतलब हो गया वन, नील का मतलब होता है जीरो, नील का मतलब क्या होता है? जीरो। तो यहाँ पे नील को हटा दो, यहाँ पे क्या लिख दो? अन, एक बार फिर से अन लिख दो, तो अन अन, और ई एन, ई तो पहले ही लिखना है, ई एन एन तो ऐसे लिखना है, इसी वजह से 9 की वजह से। और उसके लास्ट में सब में हमें लास्ट में आई यू एम ऐड करना है एक्स्ट्रा। देखो इसमें भी आई यू एम ऐड है, इसमें भी, सब में ये आई यू पी सी का रूल है। क्या है? आई यू पी सी का इनके नाम का रखने का रूल है। तो ये क्वेश्चन कितना इजी क्वेश्चन था, रॉकेट साइंस थी इसमें? नहीं थी ना। इससे पहले जो क्वेश्चन आया था इसी टेबल से आया था, बट वो ये वाला नाम पूछ लिया था, ऐसे नंबर दिए हुए थे और ये नाम पूछ लिया था, तो प्रॉब्लम हो जाती है। उसके लिए हल्का से एक आइडिया अगर लेकर चलोगे तो काम हो जाता है। इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना मस्त है। और मैंने देखा था वो पीडब्ल्यू वाले को, एक मैंने टीचर को देखा, वो बोला नहीं एनसीईआरटी, हर एनसीईआरटी की लाइन पढ़नी जरूरी नहीं होती है, एनसीईआरटी पूरी नहीं पढ़नी है, एनसीईआरटी जो मैं बताऊंगा वो बस, मतलब एनसीईआरटी नहीं करनी है वो, उसका कहने का मतलब नहीं एनसीईआरटी आपको नहीं करनी है। मैं कहता हूँ तुम्हें एनसीईआरटी ही करनी है, तुम्हें फिजिकल भी करनी है तो एनसीईआरटी से करनी है। कंसेप्ट उसमें सारे दे रखे हैं, लाइन टू लाइन कंसेप्ट दे रखे हैं। अब कोई लाइन को पढ़ के कंसेप्ट को अगर समझा दे, उसमें दे रखा है वेपर प्रेशर, उसने उसमें वेपर प्रेशर दे रखा है, उसने समझाया है वेपर प्रेशर, उसको ही पढ़ो, उसी को समझो, क्योंकि लैंग्वेज भी रिपीट होती है एनसीईआरटी, ये हमें समझना है। पेपर में एनसीईआरटी की लैंग्वेज रिपीट होती है, थोड़ा सा भी लैंग्वेज तुम्हें समझ नहीं आएगा तुमसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है लैंग्वेज समझने के लिए, उस सब्जेक्ट, उस टॉपिक की। यस सर। और क्लासिकल बुक में फॉर्मूला हो सकता है थोड़ा सिंपल वे में लिखा जाता है, इसमें फॉर्मूले को कॉम्प्लेक्स वे से लिख के फिर चीजों को समझाते हुए थोड़ा सा सिंपल हम समझ लेते हैं,
तो अगर किसी भी इसमें हम जब पढ़ेंगे ना धीरे धीरे देखना, तो हर फॉर्मूले को बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से लिखा होता है, सिंप्लीफाई करके फॉर्मूला नहीं लिखा होता है एनसीईआरटी, चीजों को कॉम्प्लेक्स करके चीजों को लिखा जाता है। जैसे हम लोग मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं, तो मोल फ्रैक्शन को हम वैसे नॉर्मल क्या पढ़ते हैं, पहले पढ़ते हैं मोल फ्रैक्शन क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू एन ए मोल, सॉल्व जिसका निकालना है उसका उसके मोल डिवाइड बाई टोटल मोल, एन ए प्लस एन बी। क्लासिकल बुक में तुम देखने के लिए जाओगे, इसको और सिंप्लीफाई कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट डिवाइडेड बाई मोलर मास होता नहीं होता, तो क्या एन ए हो जाएगा एन ए अपॉन एन एम, मतलब डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू एम हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो क्या इनको यहाँ पर रिप्लेस कर सकते नहीं कर सकते, क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, यहाँ पे लिखते हैं डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू सॉरी एम ए डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बोलो, हो जाएगा डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू, मतलब डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस क्या हो जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन एम वी, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इस तरीके से देखो यहाँ पे मोल आएगा, इसके मोल मोल, तो यहाँ पे देखो मोल करके टोटल मोल ये हो गए, ऊपर मोल थे एन ए के, तो इस तरीके से क्या हम एक्स ए निकाल सकते थे। तो कुछ बुक्स में हमें ऐसा मिलेगा, बट एनसीईआरटी ये चीज लिख के तुम्हें नहीं देगी, ये चीज तुम्हें समझनी पड़ेगी। तुम मोल का फॉर्मूला पढ़ के आए हो तो तुम्हारे दिमाग में ये बैक ऑफ द माइंड तुम्हारा ये रहना चाहिए कि एक चीज ऐसे भी पॉसिबल है। समझ आ रही बात, नहीं आ रही, हो सकता है तो मान लो अब जैसे उसने नहीं बताया मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन मान लो किसी गैस की बात करता है या किसी लिक्विड की बात करता हो, किसकी, किसी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, मान लो उसने किसी गैस के मिक्सचर की बात करी, तो गैस का मिक्सचर उसने एनटीपी पे बोल दिया, उसका तुम्हें वॉल्यूम दे दिया, तो तुम मोल क्या उससे भी निकाल सकते हो। सोचो मैं एक तरीका बता रहा हूँ, नया नया तरीका, क्या नया तरीका, ये गैस बोल दी उसने और एसटीपी पे तुम्हें दे दी, एसटीपी पे उस गैस का मिक्सचर, दो गैसेस का मिक्सचर है, दो गैसेस का कोई दो मान लो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, उसका मिक्सचर, दो गैसेस को मैंने एसटीपी पे मिला दिया, तो गैस आपस में मिली है तो उनके मोल हम निकाल सकते निकाल सकते, कुछ वॉल्यूम दे देगा कि इतने इतने लीटर हमारे पास हाइड्रोजन है और इतने लीटर हमारे पास क्या ऑक्सीजन है, तो क्या उनके मोल निकाल सकते नहीं निकाल सकते, आसानी से उनके मोल निकाल लेंगे। और अगर मिक्सचर है तो मतलब सॉल्यूशन टाइप की चीज है, होमोजीनियस गैसेस का मिक्सचर कैसा होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है गैसेस का, तो हम उसको यहाँ पे इस तरीके से भी मोल निकाल सकते थे, बी डिवाइडेड बाई 22.4 करके लीटर करके निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ से क्या, यहाँ से ये क्वेश्चन और ऐसा बन सकता है, सोच के देखो, यस सर, बन सकता नहीं बन सकता। तो वो चीजें तुम्हें, ये चीजें तुम कोई और टीचर भी नहीं बताएगा, ये बता रहा हूँ तुम्हें, ये वाले फॉर्मूले का मोल फ्रैक्शन में इस फॉर्मूले का यूज कोई टीचर दूसरा तुम्हें बताएगा ही नहीं। मेरा काम क्या है ना, मैं जो फॉर्मूले तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, जिस चीज से नए वेरिएशन से भी सवाल बन सकते हैं ना, नया वेरिएशन कोई आ सकता है, तो कितना मस्त वेरिएशन आ सकता है मोल फ्रैक्शन के लिए, अगर ऐसा क्वेश्चन लाने के लिए चाहें तो जो प्रॉपर तरीके से समझते हुए जाएगा ये क्वेश्चन उससे बनेगा। जो केवल ये फॉर्मूला रट के याद करके जाएगा, समझ के जाएगा, उसको ये समझ नहीं आएगा कि हमें, अब वो वेट करता है कि हमें मोल दिए जाएंगे, कि ए के मोल भी दिए जाएंगे, ए के मोल भी दिए जाएंगे और बी के मोल भी दिए जाएंगे, और हम इससे आराम से मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। बट थोड़ा सा वेरिएशन ऐसा करता है कि मोल फ्रैक्शन ही निकालना है तुम्हें, बट तुम्हें इस तरीके से निकालना है, पहले तुम्हें इसका एन ए यानी कि किसी ए गैस के मोल दे दिए, क्या है वॉल्यूम दे रखा है एसटीपी में, तो उसके मोल निकालो पहले, फिर मोल निकालोगे तब यहाँ पे उसके मोल रखोगे, मतलब इस वाले फॉर्मूले में मोल रखोगे। इस तरीके से एन ए के मोल तो इसी से निकाल लिए, बी के मोल भी निकाल लोगे इसी तरीके से उसका फॉर्मूला लगा के। तो इस तरीके से चीज सॉल्व करके क्वेश्चन बन सकते हैं। समझ आ रही बात, ये देखो एक रिवर्स इंजीनियरिंग कराता हूँ। रिवर्स इंजीनियरिंग क्या कराऊंगा तुमसे, कि अपन लोग पढ़ के आए हैं कि किसी का एक्स ए प्लस, तो थोड़ा और कठिन क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन आना है, तो एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होता है, वन होता नहीं होता है, और एक्स ए प्लस एक्स बी क्या है, ये मोल फ्रैक्शन है, समझ लो। अगर मैं तुम्हें ये बताऊं, मैं तुम्हें एक्स बी दे दूं, क्या तुम एक्स से निकाल लोगे, एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। हाँ, अब देखो रिवर्स में चल रहा हूँ, अगर एक्स बी एक्स ए का मतलब क्या होता है, क्या ये होता है, होता नहीं होता है। अगर मान लो वो तुम्हें टोटल मोल दे दे, क्या दे दे तुम्हें, किसी के टोटल मोल, कितने मोल लिख के बोल रहा है कि तुम्हारे पास टोटल मोल है, तो टोटल मोल का मतलब ये हो जाता है, हाँ, अगर तुम्हें बोल दे कि एन ए प्लस एन बी टोटल मोल तुम्हें दे दिया, और तुमसे केवल पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है ये पूछ रहा है, और मान लो ये भी नहीं पूछ के तुमसे और टफ करना है अगर क्वेश्चन को, तो तुमसे क्या वो वेट पूछ लेगा, मोलर मास देगा तुम्हें उस चीज का। तो रिवर्स में चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं रिवर्स में, हम कैसे पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कि मोल फ्रैक्शन पहले पढ़ते हैं, फिर हम ये फॉर्मूला पढ़ते हैं, मोल फ्रैक्शन में ये मोल्स आ रहा है तो उसका मतलब ये हो सकता है, हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं ना। तो यहाँ पे मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ कि हम क्वेश्चन की वैरायटी को कैसे टैकल करें, कैसे हम समझें। तो मैं अगर ये दिमाग में इतनी सारी चीजें क्लियर होंगी ना, तो तुम्हारे जो इजी क्वेश्चन आते हैं
अब मान लो एकदम नॉर्मल जैसे ही मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन आएगा तो तुम्हारे दिमाग में ये फॉर्मूला इसलिए याद हो चुका है क्योंकि हमने इसकी इतनी वैरायटी यहाँ वहाँ के क्वेश्चन की कर रखी है कि हमें लगता है कि ये चीज हमारे लिए अब ईजी हो रखी है। जैसे मैं तुमसे बोलूं कि तुम 8 मीटर भाला फेंकने की कोशिश प्रैक्टिस करो, 8 मीटर भाला फेंकने की, और 8 मीटर तुम भाला फेंक रहे हो और पेपर में मैं तुमसे 5 मीटर भाला फेंकवाऊं, तो तुम अगर जितना रोज फेंक रहे हो ना उस प्रैक्टिस के हिसाब से फेंक दोगे तो अगर 8 नहीं भी जाएगा तो 7 6 तक तो चला ही जाएगा ना। तो अगर मैं तुम्हें इतने सारे वेरिएशन इस फॉर्मूले के बता रहा हूँ ये जब तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा कम से कम ये फॉर्मूला तो याद रह ही जाएगा लास्ट लास्ट तक, कम से कम ये तो याद रहेगा। क्वेश्चन अगर इससे आएगा तब तो कर लोगे, अगर हम पढ़ ही इसको रहे तो प्रॉब्लम है। अब ये चीज मैं हर जगह अप्लाई नहीं कर सकता, इस चीज को हम बायोलॉजी में अप्लाई नहीं कर सकते कि हम बायोलॉजी के लिए बहुत एक्स्ट्रा बाहर पढ़ना है, क्योंकि बायोलॉजी में एक्स्ट्रा बाहर का पढ़ने का मतलब हो जाता है हम जो इंपॉर्टेंट चीजें उससे फोकस लूज कर जाते हैं। मैं इस चीज में तुम्हें इसके सराउंडिंग में सारी चीजें बताता हूँ, इस चीज के सराउंडिंग में सारी चीजें कि इससे ऐसा कर लो इससे ऐसा कर लो, उसमें हमें एक टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़ जाता है, उस टॉपिक के चक्कर में भूल जाते हैं हम चीजें, तो हम वो नहीं करना है। तो अब हम थोड़ा सा जो पढ़ा रहे थे वो देखते हैं, उस पर ध्यान दें। अब मुझे क्या है, मुझे थोड़ा सा नहीं अकेला मुझे कराना है, अब नहीं हो पाता सारी चीजें, मैं तुम लोग क्लास भी नहीं करते हो, मैं चाहता हूँ थोड़ी सी प्रैक्टिस हर चीज की कराते रहो, प्रैक्टिस होती जाएगी तो तुम देखोगे तुम कितना कॉन्फिडेंट हो जाते होते जाओगे। अब ये क्वेश्चन मैं खुद से बना सकता हूँ, ये क्वेश्चन में किसी बुक में मिलेगा नहीं, वाला क्वेश्चन उसमें गैस का वॉल्यूम देख के क्वेश्चन बना दूंगा, मोल फ्रैक्शन तुमसे निकलवाऊंगा, गैस का वॉल्यूम देकर मोल फ्रैक्शन निकलवाऊंगा, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो इस वैरायटी से तुम्हारे दिमाग के ताले खुल जाएंगे, फिर तुम बुक्स के जब क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें बुक्स के क्वेश्चन ईजी लगेंगे। समझ आ रही बात? चलो, कह रहा है कि वी मस्ट, अब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़नी है, तो पहली चीज तो ये कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले कौन सी टेबल हम पढ़ रहे थे? मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल, किसकी? मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में हम लोग पढ़ रहे थे, और उसमें कुछ एलिमेंट थे, कितने थे? 40 थे, कितने थे वो मुझे पता नहीं है, नंबर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कितने थे, बट कुछ एलिमेंट थे। पहले सब उन सब शायद 63 एलिमेंट थे ना, पढ़ा है हम लोग, कितने पढ़े थे? 63? अरे बताओ, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट थे? मुझे चलो, बट जितने भी होंगे, हालांकि क्वेश्चन तो ऐसा नहीं पूछाएगा, नंबर तुमसे नहीं पूछाएगा कितने थे, हाँ बट फिर भी याद रह जाता तो ऐसा हम लगते हैं ना, ऐसे होशियार टाइप के लगते हैं, वो दिखावे वाले, तो वैसा काम चल जाता है। तो कह रहा है कि लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें कितना एलिमेंट लिखा हुआ है? उसमें स्टार्टिंग में कितने? 94 नेचुरल एलिमेंट है, कितने? 94 नेचुरल, नेचुरल। उसके अलावा फिर जो हमें मिले हैं उसमें सिंथेटिक यानी कि मैनमेड ज्यादा है। कैसे? मैनमेड ज्यादा है, या इसको हम एक और टर्म देते हैं एंथ्रोपोजेनिक। क्या बोलते हैं हम लोग? एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल यानी कि मैन मेड। क्या? तो अगर कहीं पे कोई चीज एंथ्रोपोजेनिक बोल के आ रही है, इसका मतलब है वो उस चीज की बात कर रहा है जो कि मैन मेड है। कैसी है? कैसी है? मैन मेड है। तो बताओ, जो क्रॉप फील्ड है वो एंथ्रोपोजेनिक है या नहीं है? और जो फॉरेस्ट होते हैं क्या वो एंथ्रोपोजेनिक है या नहीं? फॉरेस्ट नहीं है। और क्रॉप फील्ड? क्रॉप फील्ड। हेलो, माइक ऑफ है तुम्हारा। मैं पूछ रहा हूँ क्रॉप फील्ड कैसा है? क्रॉप फील्ड मैनमेड है या नहीं? एंथ्रोपोजेनिक है या नहीं? आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो, ये सर कॉल आ गया था वो। अच्छा ठीक है, तो अभी हम पीरियड फॉरेस्ट कैसा होगा? फॉरेस्ट अपना नेचुरल होता है, नेचुरल है ना। और क्रॉप फील्ड मैनमेड है, ठीक है, मैनमेड है। तो वो क्रॉप फील्ड को हम बोलते हैं कैसा है? एंथ्रोपोजेनिक है, ठीक है। तो एंथ्रोपोजेनिक का मतलब जहां पे आ जाए, इसका मतलब मैनमेड या फिर
ह्यूमन मेड ही बोलेंगे ना उसको। तो वही चीज़ याद रखनी है तुम्हें, कभी कभी जहाँ जहाँ पे मैन ये एंथ्रोपोजेनिक यानी कि मैन मेड यूज हो, तो वहाँ पे एक टर्म और दूसरा यूज हो सकता है एंथ्रोपोजेनिक, उसका मतलब भी समझ के मत रखना। तो वी मस्ट वियर इन माइंड दैट व्हेन मेंडलीव डेवलप हिज पीरियोडिक टेबल, जब मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी, केमिस्ट न्यू नथिंग अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तब हमें एटम के स्ट्रक्चर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि एटम के पास इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूक्लियस है, ये सारी जानकारी तब नहीं थी जब मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी। क्लियर है चीज। उसके बाद कहता है कि बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, जब 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग हुई, तब उसके बाद ये सारे कुछ स्टार्टिंग हुआ उसका सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी वगैरह सब स्टार्ट हुई। और कब, तो उसके बाद कह रहा है कि स्टार्टिंग हुई, उसके बाद कह रहा है कि इन 1913 में क्या हुआ, 1913 में एक फिजिसिस्ट थे, इनका नाम था हेनरी मोजले। क्या नाम था, ये नाम याद रखना है, हेनरी मोजले। ऑब्जर्व क्या, रेगुलरिटीज इन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे स्पेक्ट्रम ऑफ एलिमेंट। तो उन्होंने एक्सरे स्पेक्ट्रम बनाया। एक्सरे स्पेक्ट्रम क्या होता है, एक्सरे स्पेक्ट्रम होता है जब हम किसी मेटल के ऊपर करते हैं, जब किसी मेटल के ऊपर हम इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड कराते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम डालते हैं, तो उससे कुछ रेज निकलती हैं। ध्यान से समझना। एक अपन ने पढ़ा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या पढ़ा है हमने, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसमें क्या होता था, उसमें हम एक लाइट डालते थे, क्या डालते थे, लाइट डालते थे और इलेक्ट्रॉन निकलते थे। ध्यान से समझना, लाइट डाली है, फोटोन डाले हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन निकलते थे। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि मेटल प्लेट के ऊपर हम इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्ड कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं और वहां से रेडिएशन निकल रहा है। रिवर्स हो गया ना एक तरीके से, हाँ उल्टा हो गया। हो गया ना। तो वही क्या है, वो एक्सरे स्पेक्ट्रम उनको मिला है, एक्सरे निकलती है जैसे मेटल प्लेट डाला, तो उन्होंने एक्सरे को क्या करा, उन्होंने उसको ऑब्जर्व करा, तो उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट करा किसके बीच में, तो एक्स रे अगर निकल रही है, रे निकलती है, तो रे की क्या होती है, कुछ फ्रिक्वेंसी होती नहीं होती, रे होगी, रेडिएशन होगा तो उसकी क्या होगी, कुछ फ्रिक्वेंसी होगी। तो उन्होंने क्या करा कि उसकी फ्रिक्वेंसी का रूट लिया, उसकी फ्रिक्वेंसी के रूट को, एक्सरे जो निकल रही है डिफरेंट डिफरेंट मेटल से, उनके रूट लिया, डिफरेंट डिफरेंट मेटल से एक्सरे निकल रही थी, उसका रूट रूट ले लेकर उन्होंने क्या करा, किसके साथ में, एटॉमिक नंबर के साथ में उसको अरेंज करा। जब तो उन्हें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, क्या मिलती है, स्ट्रेट लाइन। समझ रहे हो ना, जैसे लोदरमेयर ने कर्व बनाया था, तो स्ट्रेट लाइन वाला कर्व कैसे मिलता है, तो बोलो जल्दी से। लोदरमेयर का कर्व जो हमने बनाया था, उन्होंने क्या लिया था, उन्होंने लिया था एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट, ये तो लिया था आपने कर्व में। लेकिन यहाँ पे क्या है, इन्होंने लिया क्या है, इन्होंने लिया है किसको, फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर को, किसको, फ्रीक्वेंसी को और एटॉमिक नंबर को लिया। रोटेट हो गया इसका, पेज निकाल रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लगा। मैं क्या बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था कि फ्रीक्वेंसी को और किसको, एटॉमिक नंबर को उन्होंने एक ग्राफ पे प्लॉट करा। तो जब ग्राफ पे प्लॉट करा तो उन्हें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, क्या मिलती है, स्ट्रेट लाइन। लोदरमेयर का एक कर्व था, लोदरमेयर का एक कर्व था, इनको स्ट्रेट लाइन मिली, क्या मिली, स्ट्रेट लाइन। लेकिन जब इन्होंने इसी फ्रिक्वेंसी जो कि कहां से आ रही थी, एक्सरे स्पेक्ट्रम से आ रही थी, उस फ्रिक्वेंसी का ग्राफ एटॉमिक वेट के साथ मिलाया, तो उनको स्ट्रेट लाइन नहीं मिली। समझना ध्यान से। इसका मतलब उन्होंने क्या निकाला, इसका मतलब उन्होंने निकाला कि एटॉमिक नंबर क्या है, इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट देन इट्स एटॉमिक मास। समझना ध्यान से। उन्होंने क्या किया, एक ग्राफ बनाया किसके बीच में, रूट ऑफ न्यू और एटॉमिक नंबर के बीच में, तो उनको एक क्या मिली, स्ट्रेट लाइन मिली। अब वो जीरो से पता हो कहां से स्टार्ट हो, वो क्या थी, स्ट्रेट लाइन थी इस तरीके से। और जीरो से भी हो सकती है, वो मुझे आइडिया नहीं है कहाँ से हो रही थी। जीरो तो हालांकि नहीं होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो एटॉमिक नंबर होगा ना मेटल का, किसी भी चीज का, किसी का जीरो तो होगा नहीं, जीरो पे कोई फ्रिक्वेंसी है, कोई जीरो का मतलब क्या होगा, एटॉमिक नंबर जीरो, तो एटॉमिक नंबर तो जीरो होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो किसी का एटॉमिक नंबर होगा मेटल का। तो मान लो वहां से स्टार्ट करा होगा, तो वहां पे उनको कुछ क्या होगी, फ्रिक्वेंसी का रूट उन्होंने देखा, तो उसके है ना, इनके बीच स्ट्रेट लाइन। तो उन्होंने जब बहुत सारी मेटल का, जो जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे कि एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा, ठीक है, और ऐसे उन्होंने फ्रीक्वेंसी का रूट का जब उन्होंने देखा, तो उनको एक स्ट्रेट लाइन मिली, क्या मिली, स्ट्रेट लाइन। ये एटॉमिक नंबर है, क्या है ये नंबर। ठीक है, जब इन्होंने यही काम, सेम काम किसका, इनके रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक
वेट के बीच में करा, किसके बीच में, तो इनको ये स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती है, कुछ रेगुलर सा चीजें मिलती है। तो उन्होंने ये बताया कि एटॉमिक नंबर, क्या, एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल, इज मोर फंडामेंटल, क्या है, मोर फंडामेंटल है किसी भी, किसका, एलिमेंट का, उसके एटॉमिक वेट के कंपैरिजन में। बताओ हाँ, बात हाँ या ना, समझ आई नहीं आई। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किसके बेसिस पे बनाई गई, उसके बाद एटॉमिक नंबर के, यानी कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल किस बेसिस पे थी, एटॉमिक वेट, और जो नई वाली हम पढ़ रहे हैं वो किसकी बेसिस पे है, एटॉमिक नंबर। समझ आ रही बात। वो भी एटॉमिक वेट पर ही थे सब। हाँ, पहले जितने भी पढ़ी हम लोगों ने, लोदरमेयर का पढ़ा है, मेंडलीव का पढ़ा है, किसका जिसका भी मैंने पढ़ा है वो एटॉमिक वेट के बेसिस पे पढ़ा है। हाँ। ठीक है, चलो, तो ये बात हमें समझ में आ गई। तो उसके बाद यहाँ पे ये चीज लिखी है, क्या लिखी है, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ वाज देयरफॉर अकॉर्डिंगली मॉडिफाई, उसको मॉडिफाई कर दिया गया। मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ क्या था, मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ ये था कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, क्या था, वेट था। लेकिन जब इसको क्या करा, मॉडिफाई करा, तो इस एटॉमिक वेट को क्या करती है, एटॉमिक नंबर। नंबर। समझ आ रही बात। यानी किसी की भी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी जो है ना, किसी भी एलिमेंट की, वो एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन होती है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैंने कल भी बता चुका, पीरियोडिक मतलब क्या होता है, पीरियड मतलब होता है, पीरियोडिक फंक्शन मतलब कोई चीज बार बार रिपीट करे एक टाइम के बाद, क्या करें, एक टाइम के बाद रिपीट करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पढ़े हम फिजिक्स में पढ़ेंगे, या फिजिक्स में जो जिससे तुम पढ़ोगे उसमें पढ़ाएगा। एक होता है पीरियोडिक फंक्शन, एक टाइम के बाद जब कोई चीज अपने आप को रिपीट करती है तो उसको बोलते हैं पीरियोडिकली वो क्या कर रही है, चेंज कर रही है। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि जब हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे, ऐसे चलेंगे 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 जाएंगे, और उसके बाद हम एक बार घूम के फिर स्टार्टिंग से आ जाते हैं। जैसे मान लो लिथियम से चलते हैं, लिथियम से चले चले हैं लेफ्ट टू राइट गए, उसके बाद जैसे हम लास्ट में होने के बाद एकदम जैसे ही वापस आएगा तो सोडियम इसके नीचे आता है। तो एक तरीके से क्या पीरियोडिक फंक्शन है, क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है, चीजें घूम के आ रही हैं। तो वही चीज में कही गई थी कि किसी की भी केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके पीरियोडिक फंक्शन इक्वल होती है, या उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि द पीरियोडिक लॉ रिवील्ड इंपॉर्टेंट एनालॉगस अमंग द 94 नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स हैं जो कि पता थे। उसके अलावा एक चीज यहाँ पे लिखती है कि नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम लाइक एक्टिनियम एंड प्रोटेनियम प्रोटोएक्टिनियम आर आल्सो फाउंड इन पिच ब्लेंड। ये याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, बोलो हाँ या ना। साफ साफ एनसीईआरटी में लिखा हुआ डाटा है, कभी भी क्वेश्चन पूछेगा। तो पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा, पहली चीज तो पिच ब्लेंड क्या है, तो पिच ब्लेंड एक और है किसका, यूरेनियम का, किसका, और यूरेनियम क्या होता है, यूरेनियम होता है रेडियो एक्टिव। कैसा होता है, जो एटम बॉम्ब बनते हैं वो किससे बनते हैं, यूरेनियम वगैरह से ही बनते हैं। ठीक है, तो ये एक और है किसका, पिच, मतलब पिच ब्लेंड क्या है, पिच ब्लेंड एक और है किसका, यूरेनियम का। और इसी यूरेनियम के अंदर से और भी क्या क्या मिला है, इसके अंदर से हमें नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम लाइक एक्टिनियम एंड प्रोटो एक्टिनियम हमें मिले हैं। नेपच्यूनियम क्या है, एक एक्टिनियम वाला एलिमेंट है, क्या है, नेपच्यूनियम। तो मैं दिखाता हूँ कहाँ गया नेपच्यूनियम टेबल में। तो अब जब देखो दिखेगा तब बताऊँ, अभी मुझे दिख नहीं रहा टेबल में। ठीक है, तो नेपच्यूनियम, हाँ ये रहा, ये देखो, ये रहा नेपच्यूनियम। कहाँ, ये एक्टिनॉइड में है ना, एक्टिनॉइड में। तो ये एक्टिनॉइड सीरीज में पाया जाता है नेपच्यूनियम। कहाँ से, ये यूरेनियम की ओर से मिला है, से मिला है, यूरेनियम के ओर से। तो ये नेपच्यूनियम क्या है, कहाँ गया, दिख जा भाई, नेपच्यूनियम एक एक्टिनियम है, और प्लूटोनियम भी मिला है जो कि क्या है, प्रोटो एक्टिनियम है, क्या है, प्रोटो एक्टिनियम है। ठीक है, और बोल लो,
नहीं समझ आ रही बात? अरे आ रही है समझ? अच्छा, तो आगे क्या लिखा हुआ है? इट स्टिमुलेटेड रीन्यूड इंटरेस्ट इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसकी वजह से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटरेस्ट बढ़ गया, और उसके बाद और भी काम इसमें होने लगे, एंड हैड कैरिड इनटू द प्रेजेंट with the creation of artificially produced short lived element। उसके बाद और भी इसमें काम हुआ, जब काम हुआ तो हमें बहुत शॉर्ट लिव्ड, क्या शॉर्ट लिव्ड, हमने आर्टिफिशियली क्या बनाए, एलिमेंट बनाए, जो कि बहुत कम टाइम तक क्या रहते थे, सर्वाइव करते थे, उसके बाद ये खत्म हो जाते, मिलते नहीं, मतलब डिस्ट्रॉय, क्योंकि ये टूट जाते थे। डिस्ट्रॉय होने का मतलब क्या है, ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में रेडियो एक्टिव होते थे तो ये उसमें टूट जाते थे, तो बहुत कम मिलते थे। क्या वही कह रहा है कि यू मे रिकॉल दैट द एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द न्यूक्लियर चार्ज। एटॉमिक नंबर क्या होता है, इज इक्वल टू द न्यूक्लियर चार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर का मतलब बताए थे, प्रोटॉन का नंबर। प्रोटॉन का नंबर क्या होता है किसी का, एटॉमिक नंबर होता है। या फिर हम ऐसा बोलते थे कि अगर हमारे पास कोई न्यूट्रल एटम है, कैसा एटम है, न्यूट्रल एटम है, उस न्यूट्रल एटम के पास जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। ये बात मैं बताया था। जैसे हम बोलते हैं हमारे पास सोडियम है, क्या है, सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, क्या होता है, 11। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये बोल लो कि इसके पास 11 प्रोटॉन है, क्या है, 11 प्रोटॉन है। और इसी का मतलब ये होता है कि इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन भी है, क्या है, 11 इलेक्ट्रॉन भी है। तो क्या अगर तुम्हें कोई बोल दे कि तुम्हारे पास 11 प्रोटॉन है, तो तुम ये बता दोगे, एक एटम है उसके पास 11 प्रोटॉन, तो तुम क्या ये बता दोगे कि उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, उसका एटॉमिक नंबर 11 ही होगा। सही है वो। लेकिन अगर हम ये बोल दें कि किसी एटम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, अगर हम एटम बोल रहे हैं 11 इलेक्ट्रॉन है तो सही है, उसका भी एटॉमिक नंबर क्या 11 होगा। लेकिन हम किसी आयन के पास, जैसे हम बोलते हैं सोडियम आयन के पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10। तो क्या तुम इसको देख के ये बोल दोगे कि इस सोडियम का एटॉमिक नंबर 10 होता है ना, क्योंकि इसका 10 नहीं होता, इसका 11 ही होता है। तो हमें ये चीज याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर अगर हम किसी का एटॉमिक नंबर बोलने जा रहे हैं तो हमें ये चीज देखना जरूरी है, क्या वो न्यूट्रल है या फिर वो आयनिक है। अगर आयनिक है तो फिर ये हम इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे क्या नहीं कर सकते, इसके एटॉमिक नंबर को बता नहीं सकते। अगर इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे हमें किसी का एटॉमिक नंबर बताना है तो हमें ये पहले इंश्योर करना पड़ेगा कि वो कैसा हो, न्यूट्रल हो। कैल्शियम के बारे में बात करेंगे तो कैल्शियम का कितना होता है, 20। इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है 20 प्रोटॉन है और 20 इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ रही बात? हम जैसे ही बोल सकते हैं हमारे पास कैल्शियम 2+ है, कैल्शियम 2+ है, इसका मतलब बताओ, इसका मतलब क्या बोलोगे, 2+ होने का मतलब हो गया इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो इलेक्ट्रॉन तो बचेंगे 18। तो क्या हम ये बोलेंगे कि इसके पास मतलब 18 इसका एटॉमिक नंबर होता है, 18 तो नहीं होता, होता कितना है, 20। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। आप समझ आ गई बात? यस तो वही चीज में लिखी हुई है ध्यान से। क्या लिखा हुआ है कि न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज का मतलब यहाँ पे बात कर रहे हैं किससे, नंबर ऑफ प्रोटॉन से। और न्यूक्लियर का चार्ज, जो टोटल न्यूक्लियर का चार्ज होता है किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन की वजह से ही होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन के वजह से कोई होता नहीं चार्ज। न्यूट्रॉन तो कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रॉन कोई चार्ज नहीं होता। तो कह रहा है कि जो प्रोटॉन का नंबर ऑफ प्रोटॉन है ना, या न्यूक्लियर चार्ज का जो नंबर है, तो न्यूक्लियर चार्ज मतलब प्रोटॉन का नंबर, तो वो क्या है, वो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। या फिर कह रहा है, क्या कहता है कि और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ न्यूट्रल, साफ साफ लिखा उसने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वही क्या कहलाता है उसका, वही उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। क्लियर चीज है? यस it is then easy to visualize the significance of quantum number। और इसकी वजह से क्या है, हम क्वांटम नंबर को इजीली क्या कर सकते हैं, उसका हमें सिग्निफिकेंस समझ में आएगा आगे चल के। तो इस चीज से हम क्या हो सकते हैं, एटॉमिक नंबर से हम क्वांटम नंबर को और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझेंगे। ठीक है, और उससे भी बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। तो यही चीज सब इसमें लिखी है कि विच इंडीड डिटरमाइन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। कह रहा कि इन फैक्ट इट इज नाउ रिकॉग्नाइज दैट द पीरियोडिक लॉ इज इसेंशियल एंड consequences of the periodic variation in the electronic configuration, which indeed determine the physical and chemical property of element and their compound। क्लियर चीज? पीरियोडिक लॉ जब चेंज, मतलब पीरियोडिकली क्या होंगे, अगर हम उसको चेंज, पीरियोडिक लॉ का मतलब क्या है कि हम लेफ्ट टू राइट जाएं
मूव करें या टॉप टू बॉटम जाए, तो उसके उसकी वजह से क्या होगा, एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर चेंज होगा, एटॉमिक नंबर चेंज होगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा तो उसकी क्वांटम नंबर भी चेंज होगी। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो उसकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती है। बताओ समझ आ रही बात? अब तुम्हें थोड़ा सा यस। आइडिया मेरे हिसाब से क्वांटम नंबर का होना चाहिए, इसका क्वांटम नंबर का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। चलो तो आगे देखते हैं। न्यूमरस फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल हैव बीन डिवाइज्ड फ्रॉम द टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम बहुत अलग अलग टाइप क्या है पीरियोडिक टेबल दी गई, मॉडर्न में भी जब मॉडर्न बन गई ना, मोसरे ने बता दी, उसके बाद भी कई सारी बनाई गई, बट क्या वो उतना नहीं रहा, तो लिखा है कि सम फॉर्म emphasize chemical reaction and balancy whereas other stress the electronic configuration of element। कुछ ने केमिकल रिएक्शन को एम्फोसाइज करके पीरियोडिक टेबल बनाई, कुछ लोगों ने बैलेंसी को देख के बनाई, और कुछ लोगों ने क्या करा, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख के उस पर ज्यादा स्ट्रेस देके उसको क्या है पीरियोडिक टेबल को बनाने के अटेम्प्ट किए। इसकी बात कहता है कि अ मॉडर्न वर्जन, एक मॉडर्न वर्जन आया किसका, पीरियोडिक टेबल का, जिसको क्या बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म या फिर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं, क्या कहते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो जो मॉडर्न वाली पीरियोडिक टेबल है उसको एक नाम दिया गया क्या, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। कहता है इसके बाद क्या है, इट इज द मोस्ट कन्वीनियंट एंड वाइडली यूज, ये क्या है मोस्ट कन्वीनियंट है और वाइडली यूज होती है क्या, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है। द हॉरिजॉन्टल रोज, जिसमें हॉरिजॉन्टल रोज को हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज को हम सीरीज कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या बोलती है मैं, हॉरिजॉन्टल रोज को क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं, क्या कहते हैं पीरियड कहते हैं। एंड वर्टिकल कॉलम को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। ठीक है। एलिमेंट हैविंग सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन देयर एटम्स आर अरेंज्ड इन वर्टिकली। तो जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, सिमिलर था, कैसा आउटर कॉन्फ़िगरेशन क्या था, सिमिलर था, उनको हमने वर्टिकली अरेंज करा, कैसा वर्टिकली अरेंज करा, रेफर टू एज ग्रुप, और उसको हमने ग्रुप बोला या फिर एक फैमिली बोली। जैसे हम क्या बोलते हैं हाइड्रोजन फैमिली, सॉरी क्या बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली बोलते नहीं बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है सारे सारे एक टाइप के, क्योंकि उनके आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होता है, क्या होता है एग्जैक्ट तो नहीं होता है, बट आउटर मतलब किसी किसी में क्या किसी में तुम देखोगे कि 3p5 हो रहा है तो अगले वाले में क्या होगा 4p5 होगा, उसके अगले वाले में क्या होगा 6p5 होगा। इस तरीके से क्या है आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में सेम होता है। अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री द ग्रुप आर नंबर फ्रॉम 1 to 18। देखो जब हम पढ़ रहे थे किसकी, मेंडलीव की, तो मेंडलीव ने 1 to फर्स्ट टू लेके 8 तक है ना रोमन में दिए थे नंबर, किसमें रोमन में। बट अब जो हम नई वाली पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं उसमें हमने 1 से लेकर 18 तक के ग्रुप बनाते हैं सीधे नंबर से। उन्होंने ए बी करके बनाया था, इसमें कोई ए बी का सिस्टम नहीं है, इसमें लेके 1 2 3 से लेकर 18 तक ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है। जीरो वाले को, जो जीरो था पहले नोबल गैस वाला, उसको 18 नंबर का ग्रुप बोल दिया गया है। ठीक है। तो अब हमें ये चीज समझनी है। देयर आर ऑल टुगेदर 7 पीरियड, कितना पीरियड है 7 पीरियड है, और 18 क्या है 7 पीरियड है और 18 ग्रुप है, याद रखना 7 पीरियड 18 ग्रुप। द पीरियड नंबर करस्पॉन्ड टू द हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो जो पीरियड का नंबर है, किसका नंबर है, जो पीरियड का नंबर है वो क्या है हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को शो करता है, दर्शाता है, यानी कि उसके करस्पॉन्ड होता है, उसके सिमिलर होता है, जिसको हम एन बोलते हैं। अभी हम ये सारे एक्सप्लेन करेंगे ना, जब इसका मैं करके दिखाऊंगा कैसे करते हैं। ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियड द फर्स्ट पीरियड कंटेन 2 एलिमेंट। फर्स्ट पीरियड में कितने 2 एलिमेंट हैं। द सब्सिक्वेंट पीरियड कंसिस्ट ऑफ 8 8 18 18 32 एलिमेंट्स। तो टोटल हमारे पास कहता है कि फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट हैं, उसके अगले वाले में 8 है, उसके अगले वाले में भी 8 है, उसके बाद कितने हैं 18 है, उसके बाद अगले वाले में 18 है, और उसके बाद सबसे लास्ट वाले में यानी कि 7th पीरियड में कितने एलिमेंट है, 7th पीरियड में 32 एलिमेंट है। बट 32 अभी तक डिस्कवर नहीं हो पाए, उसमें से एलिमेंट क्या है मिसिंग है। तो ये क्या है ये 32 वाले यानी कि 7th पीरियड अभी कैसा है इनकम्प्लीट है। कैसा है, अरे बोलो 7th कैसा है अभी इनकम्प्लीट। तो भाई तो क्लियर लिखा होगा द 7th पीरियड इज इनकम्प्लीट एंड लाइक द 6th पीरियड वुड हैव बीन थ्योरेटिकली मैक्सिमम। तो और पूछा जाए कि बताओ मैक्सिमम नंबर ऑफ
एलिमेंट किस पीरियड में, क्या बोलोगे, 32 या 18? तो थियोरेटिकली अभी जो एट प्रेजेंट में है, बोल रहा है कि पीरियड वुड हैव अ थियोरेटिकल मैक्सिमम ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम नंबर। तो 6 वाला क्या है, मैक्सिमम है। ये मुझे क्या बताना था, हाँ सही, ठीक है। तो कह रहा है कि इनक्रेडिबली एंड लाइक द 6 पीरियड वुड हैव अ थियोरेटिकल मैक्सिमम of 32 element in the form of the product table. 14 element of both 6 and 7 period are placed in separate panel at the bottom. कुछ बात समझ आई नहीं आई, 7th पीरियड इनकम्प्लीट है, इसका मतलब उसके कुछ एलिमेंट अभी क्या है, मिसिंग है। तो बताओ मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट अभी किसके पास है, तो उसके लिए हम बोलते हैं कि इसके पास है सिक्स वाले के पास, किसके वाले, सिक्स वाले पीरियड के पास अभी मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट है। Yes. समझ आ रही बात, नहीं आ रही? हाँ. तो चलो अब हम इसके आगे टेबल को देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। Yes. ये 6 और 7 का मतलब अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसका मतलब है कि 6 तो पीरियोडिक टेबल में अगर इसको ध्यान से देखो ना, तो ये रहा 6, 7 में तो कुछ मिसिंग है बट 6 में मिसिंग नहीं है, उस वजह से 6 में ज्यादा नंबर ऑफ क्या है, एलिमेंट होंगे। हाँ. अरे ये देखो, दिख रहा है, नहीं दिख, तो देखो इसमें ये रहा अपना कौन सा 6 वाला और ये रहा अपना 7th वाला। तो 6 वाले में ये लैक्टिनम है और ये एक्टिनियम, यानी कि दो सीरीज यहाँ पर नीचे बनी हुई है, ठीक है। Yes. तो इसमें क्या है कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक पहले 18 एलिमेंट हो गए, ठीक है, 18 हो गए ना। उसके बाद ये कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 होते हैं। तो 14 एलिमेंट तो इसमें हो गए। अब या तो एनसीईआरटी लिख रही है कि कंप्लीट नहीं है, बट इसमें तो सारे मुझे कंप्लीट दिख रहे हैं, है ना, इसमें तो सारे लिखे हुए हैं, इसमें तो सारे लिखे हुए हैं। तो अब या तो लिखा हुआ है या फिर है ही नहीं है। अब क्या है इसका प्रॉब्लम, मतलब कॉन्ट्रडिक्शन कैसे कर रही है, वो नहीं पता, मुझे नहीं पता। तो ये हमें चीज समझ में आनी चाहिए। तो इस 6 वाले में क्या है, पूरे एलिमेंट को रखे हैं, ये यहाँ तक पूरे हैं और कुछ एलिमेंट यहाँ पे हैं, ठीक है। तो ये तो यहाँ से इससे निकाले गए हैं, 6 से ये अलग से निकले हुए हैं, ये अलग है, 7th से अलग निकला हुआ है, इसको तो अलग ही मान लो। तो ये 6 वाला पूरा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इस 7th वाले में कुछ एलिमेंट क्या है, मिसिंग है। अब किस हिसाब से उसको मिसिंग बोल रहे हैं मुझे नहीं पता, उसका सैंपल उनके पास नहीं है क्या है, बट कुछ तो है, ठीक है। तो बोलते हैं कि ये 7th वाला भी इनकम्प्लीट है, 7th वाले में पूरे एलिमेंट नहीं। क्यों नहीं है, उनके हिसाब से 7th वाले में 32 एलिमेंट होने चाहिए, कितने, 32 एलिमेंट होने चाहिए। लेकिन अभी मुझे याद आ गया, 7th वाले में 32 एलिमेंट होने चाहिए, लेकिन अभी 7th वाले में कितने हैं, केवल 18 है। कितने हैं, 18. ये मैंने पढ़ा ना, ये अभी मैं पढ़ने वाला मैं खुद ही भूल गया। सबसे पहले वाले पीरियड में 2 एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर कितने होने चाहिए, 8, हाँ 8. क्या बोल दिया, क्या बोल रहे हो, कुछ नहीं. कुछ बोले, नहीं, रिपीट कर रही थी. अच्छा। 2 8 8, फर्स्ट में 2 होंगे, सेकंड में कितने 8 एलिमेंट होंगे, थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट होंगे, फोर्थ पीरियड में 18 होंगे, फिफ्थ पीरियड में कितने होंगे, 18. 18, और अगले वाले में 32, और उसके अगले वाले में भी कितने होंगे, 32 होंगे। तो 18 14 कितना होता है, 18 14 12, 32. अच्छा 32। तो ये कह रहा है कि 32 एलिमेंट 6 पीरियड में तो हैं, ठीक है, लेकिन 7th पीरियड में ये नहीं है, ठीक है। 7th पीरियड में कुछ ना कुछ मिसिंग है इस टेबल में, इस वजह से, यानी इसमें इसको भी काउंट कर लिया उसने, और इसी के अंदर से 6 पीरियड के अंदर से ही लेंथेनम से इनको निकाला हुआ है। तो 14 एलिमेंट ये हो गए, 18 ये हो गया, 14 ये हो गया, टोटल मिला कितना हो गया, 32 हो गया, ठीक है। इस वाले में बोल रहा है कि इस वाले में कुछ मिसिंग है, अब वो बोल रहा है, बट यहाँ पे तो सारे देखो, सारे लिखे हुए हैं ना, इस टेबल में देखो सारे लिखे हुए हैं, यहाँ पे भी देखो पूरा लिखा हुआ है, कोई मिसिंग नहीं दिखा रहा है।
समझ आ रही बात? इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें भी पूरे एलिमेंट दिखा रहा है मुझे, क्योंकि इसके भी कितने होंगे, 18 ऊपर हो जाएंगे और 14 नीचे, ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा, ऐड करने पे वही हमारे 32 एलिमेंट हो जाएंगे। तो या तो वहां पे गलती लिखा हुआ है या फिर टेबल जैसा है कुछ ना कुछ तो है, बट अगर कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है एनसीईआरटी में तो क्वेश्चन वहां से फिर नहीं आता। कॉन्ट्रडिक्शन अगर कहीं पे आता है तो क्वेश्चन वहां से नहीं आता। ठीक है, तो ये चीज हमें पता रहनी चाहिए। तो अब हम थोड़ा सा टेबल को बनाना सीख लेते हैं और समझ लेते हैं कैसे बनाना। तो देखो, और टेबल को याद, अच्छा टेबल तुम्हें याद है कि नहीं है ये बताओ पहले तो। हेलो, याद है टेबल? अरे बोलो जल्दी से। हाँ, आवाज सही से नहीं आ रही। याद है ना, पूरी टेबल याद है? तो देखो टेबल जब हम बनाते हैं, इधर से बनाना शुरू करेंगे इस तरीके से। याद है तो मुझे। पहले हम बनाते हैं कौन सा, एस ब्लॉक। क्या बनाएंगे पहले, एस ब्लॉक। उसके बाद हम क्या बनाते हैं, उसके बाद बनाते हैं हम लोग ये नीचे यहाँ पे डी ब्लॉक। ठीक है, और उसके बाद क्या बनाएंगे फिर यहाँ पे बनाएंगे पी ब्लॉक। लो बन गई पीरियोडिक टेबल, सही है ना? तो ये इसका परफॉर्मा। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, बोलो जल्दी से। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। तो नीचे में थोड़ा सा ज्यादा बना दिया इसको। ठीक है, तो इसको ऐसे काट दूं, अच्छा कॉलम बना देता हूँ पहले मैं। तो ये रहा अपना थर्ड एलिमेंट, थोड़ा सा आर्ट में रखेंगे वैसे भी खराब हो। तो ये क्या हो जाएगा, ये रहा थर्ड 3D सीरीज, ये रही 4D सीरीज, ये रही 5D। हो गया, कोई रह तो नहीं गया? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, सही है ना? और ये कुछ नहीं है नीचे, ये कुछ भी नहीं है। उसको बाद यहाँ पे बना लो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ऊपर कितना होगा, ऊपर होगा आपका लिथियम के सामने क्या आता है, बोरोन। एक कॉलम और बना लो, कुछ बन गया हल्का हल्का, नहीं बना। ऊपर कितने कॉलम होंगे यहाँ पे, 1 2 3, 1 2 3 4 5 और एक लास्ट में यहाँ पे बना देता हूँ 6 के लिए। ठीक है, अब देखो टोटल कितने कॉलम थे, टोटल कितने कॉलम थे हमारे पास, 18 कॉलम थे। कितने कॉलम थे, कौन कौन से, यहाँ से हम लिखेंगे फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप। अब यहाँ पे कितने बनाने हैं, यहाँ पे हमें बनाना है 3 से लेके कितने तक, 12 तक बनाना है। यानी कितना, 10 कॉलम बनाने हैं, 10 यानी कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हो गया। ये अपने पूरी बन गई पीरियोडिक टेबल। अब इसमें हमें एलिमेंट भरने हैं, क्या भरने हैं, एलिमेंट। एलिमेंट कैसे भरेंगे हम लोग, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं। तो देखो सबसे पहले हम क्या भरते हैं, लिथियम के ऊपर क्या होता है, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन लिख लो, ये अपना एक और बना दिया मैंने अलग से एक्स्ट्रा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। उसके बाद देखो इस वाले में क्या होता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम और रेडियम, यही होते हैं, और होते नहीं होते। अच्छा उसके बाद पी ब्लॉक में आ जाओ। पी ब्लॉक में क्या होते हैं हम लोग, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और
थैलियम। बोलो हाँ या ना। यस सर। और जो नीचे जो आता है वो क्या आता है फिर, रेडियम, वो आता है अपना रेडियो एक्टिव आता है शायद एक, तो उसको लिखते नहीं है और उसको याद भी तुम्हें नहीं करना है ना, लिखना है तो टेबल से देख के लिख लेते हैं। क्या होता है, NH होता है, NH, NH ये होता है। इतना आगे जो, क्योंकि नीचे वाले में क्या है, मोस्ट ऑफ द क्या है, यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखे हैं। क्या है, रेडियो एक्टिव, क्योंकि हाई मास है इनका, हाई मास पे ये रेडियो एक्टिव होते हैं, तो इनकी बात हम खासकर करते नहीं है। उसके बाद क्या होता है, बोरॉन के बाद क्या आता है, कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली में क्या होता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। क्या ये तो याद कर लोगे, ठीक है। इनको याद कैसे करते हैं, तो याद करने की ट्रिक होती है। कैसे करेंगे, बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। ठीक है, क्या हो गया, बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। तुम्हें याद है, किसी तरीके से याद नहीं है ये, है मुझे। है ना। ये वाला क्या है, कहें शिव जी, शिव जी, सुनो पार्वती। और आगे वाले लिखना हो तो लिख लो, वैसे जरूरत नहीं है, FL। ठीक है, आगे वाली जरूरत नहीं पड़ती है। और इतना हल्का सा आइडेंटिटी, और इस वाले से, साथ वाले से तुम्हें मतलब ही नहीं, क्योंकि ये पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा रेडियो एक्टिव है। क्या है, रेडियो एक्टिव है, तो इससे कोई मतलब नहीं बनता, इसका कोई क्वेश्चन आएगा भी नहीं। समझ आ रही बात, यस इस वाले सर। की। इसका नहीं याद करो तो अच्छा है। इसके बाद कौन सी फैमिली आती है, नाइट्रोजन फैमिली। क्या होता है, नाना, पाटेकर, असरानी, सब, बीमार। इसका मतलब क्या हो गया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। बोलो हाँ या ना, सही है। उसके बाद कौन सी आती है, ऑक्सीजन फैमिली। तो ओल्ड स्टाइल यानी कि ऑक्सीजन सल्फर, ओल्ड स्टाइल से सेलेनियम, टी टी टेलुरियम, और पो मतलब पोलोनियम। ओल्ड स्टाइल से टीपो, यानी कि पुराने तरीके से हम नकल करते थे तो उसको बोलते हैं टीपो। टीपो मतलब होता था नकल करना पेपर में। ठीक है, उसके बाद कौन सी फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली। मैंने नाइट्रोजन तो पहले लिख चुका। कौन सी फैमिली, हेलोजन फैमिली। क्या होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये तो ऐसे ही याद हो जाता है। और एस्टेटाइन, 80, ये तो ऐसे ही याद हो जाता है हम लोग को, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। बोलो हाँ या ना। फिर ट्रिक से कल याद करना है तो क्या, बाहर फिर कल बाहर आई आंटी। आंटी। ठीक है, तो इसको कैसे कर लेते हैं, इसको बोलो नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन। मुझे तो वैसे भी याद रखो रखे, और रेडॉन। ठीक है, इसको कैसे, तो इसके ऊपर क्या होता है, हीलियम होता है, इसके ऊपर हीलियम लगा लो यहाँ पे। इसको कैसे बोलते हैं, इसको ही नी अर कर एक्स रन। क्या हो गया, ही नी अर और कर एक्स रंगीन रन। का रंगीन। हाँ, वो जैसे तुम्हें याद है वैसा आप याद रखें। ठीक है, तो इस तरीके से तुम इनको याद कर लेते। अब बात आती है हम इनके एटॉमिक नंबर को कैसे याद रखें। एटॉमिक नंबर को कैसे याद रखें, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। टेबल याद है तो कुछ क्वेश्चन को हम थोड़ा जल्दी का फास्ट करने लगते हैं, नहीं तो हमें किसी पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। अब आते हैं डी ब्लॉक को कैसे बनाएंगे। तो डी ब्लॉक को कैसे याद करेंगे, सबसे पहले तो हमें ये 3D सीरीज लिखनी है। 3D सीरीज को हम कैसे लिखेंगे, सुनो, 3D सीरीज ही तुम्हें याद रखनी है। सुनो, टी टी आई, वी को, क्रो, क्रो, सुनो टीवी क्रो, मत MN, फे FE को, सुनो टीवी को, मत फे को, नी कू जी। हो सकता है अजीब से लग रहा हो। तो एक आदमी से एक बोल रहा है, दूसरा आदमी कह रहा है, मान लो एक जापान की कहानी है ये। जापान में कहानी है कि एक आदमी बोल रहा है कि सुनो टीवी को, सुनो टीवी को, मत MN को बोल दिया मत, फे को, और एक वहां पे नाम कैसे होते हैं, यूनिया ची चू चा ऐसे, तो ऐसे नाम है जी, नीकू जी, नीकू जी। नीकू जी से बोला है कि तुम टीवी को मत फेंको। तो इसको याद कर लेना, यही चीज तुम्हें मोस्ट तरीके से, अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। क्वेश्चन यहीं से आते हैं। क्या बोल रहे हो, मेरा था साइंस टीचर बीना कुमारी, मैडम फेविकोल नहीं छूटेगा जनाब। अगला वाला, नहीं, यही वाला, साइंस टीचर बीना कुमारी। साइंस टीचर वीना कुमारी, मेरा फेविकोल नहीं, फेविकोल। फेविकोल नहीं छूटेगा जनाब, ZN का। हाँ, ये भी सही है ना, इससे भी ये भी अच्छा है। तो इसको अपन लोकल आदमी तो लोकल आदमी से याद कर सकते हैं, याद कर लेना। अब यहाँ इतना हमें याद करना है टेबल, इसमें से मोस्ट मोस्ट कौन सा है, मोस्ट मोस्ट है आपका ये एस ब्लॉक, याद कर लो।
ठीक है, एस ब्लॉक पूरा नहीं करना है, हालांकि एस ब्लॉक में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तक तो कम से कम, और रुबिडियम तक हमें याद होना चाहिए। इसमें मोस्टली कहाँ तक याद होना चाहिए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम तक तो हमें कम से कम याद होना ही चाहिए इनके नंबर। इस साइड आओगे, जब इस साइड आओगे तो हमें ये पूरी 3D सीरीज का एटॉमिक नंबर 3D सीरीज याद होनी चाहिए, और ये इजी भी है बहुत। ठीक है, उसके बाद इसमें आओ तो इस वाले में कम से कम बोरोन, एल्यूमिनियम का हमें याद होना चाहिए एटॉमिक नंबर, याद होने चाहिए इतने एटॉमिक नंबर। कार्बन, सिलिकॉन का हमें याद होना चाहिए, समझ रहे हो। नाइट्रोजन, फास्फोरस का हमें याद होना चाहिए। ऑक्सीजन और सल्फर का हमें याद होना चाहिए। और इस वाले में क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तीनों के याद होने, चारों के याद होनी चाहिए। समझ आ रही बात। इसमें क्या है, अगले वाले में हीलियम का, नियोन का, आर्गन तक का हमें याद होना चाहिए कम से कम। ठीक है, इतनी हमें टेबल याद रखनी है इनके एटॉमिक नंबर को। बाकी एटॉमिक नंबर हमें निकालना आना चाहिए, कैसे निकालना है। तो देखो, इसका हाइड्रोजन कितना होता है, फर्स्ट, पहले तो हम लिखते हैं ये फर्स्ट क्या है, फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, ये फोर्थ पीरियड है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, और ये सेवंथ पीरियड है। तो पीरियड में कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक। ठीक है, तो देखो ये पीरियड जो देख रहे हो ना, पीरियड, ये 3D सीरीज हम इसको बोलते हैं इसको 3D सीरीज है, लेकिन एक्चुअल में कौन से पीरियड का है, ये फोर्थ पीरियड का है। ये कंफ्यूजन लोगों को रहती है, 3D सीरीज कौन से पीरियड में आती है, जल्दी बताओ। 3D सीरीज थर्ड पीरियड में नहीं आती, अरे बोलो, फोर्थ पीरियड में आती है, ये हमें याद रखना है, गलती हो जाएगी पेपर में आएगा कि 3D सीरीज किस में होती है, तो 3D सीरीज फोर्थ पीरियड में होती है। हम 3D इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें डी यानी कि 3D में इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन उसमें जा रहा है, इस वजह से हम इसको 3D बोलते हैं। समझ आ रही बात, नहीं आ रही। तो अब देखो कैसे याद करेंगे। हाइड्रोजन का तुम्हें एटॉमिक नंबर याद होता है, कितना होता है, 1। लिथियम का कितना होता है, 3। सोडियम का 11। याद है कि नहीं, ये बताओ पहले। नहीं है तो बताता हूँ, अब है तो बताओ। हाँ, 20 तक थोड़े बहुत है। तो चलो पहले हम एक बार इनको याद करने की कोशिश करते हैं, कैसे। अच्छा, सबसे पहला काम है तुम इन सबके टॉप के याद करो, किसके, टॉप के सबके याद है तुम्हें, टॉप के, टॉप के मतलब ऊपर वालों को सबका पता होना चाहिए कम से कम तुम्हें, ठीक है ना। याद रख लो पहले सबके पहले एलिमेंट के क्या है एटॉमिक नंबर। तो हाइड्रोजन का फर्स्ट 1 होता है, बेरिलियम का कितना 2 होता नहीं होता है, बोरोन का 3 होता है, कार्बन का 6 होता है, सॉरी बोरोन का कितना होता है, क्या बोल दिया मैं, हाइड्रोजन का फर्स्ट होता है, बेरिलियम का 4 होता है, मैंने बोल दिया, हाइड्रोजन का 1 होता है, बेरिलियम का 4 होता है, बोरोन का 5 होता है, कार्बन का 6 होता है, नाइट्रोजन का कितना होता है 7, ऑक्सीजन का 8 होता है, क्लोरीन का 9, और नियोन का कितना होता है 10। नियोन का 10 नहीं हो, कम से कम हमें ऊपर वाले का हीलियम का तो पता होना चाहिए, कितना कितना होता है 2 होता है। ठीक है, बोलो हाँ या ना। तो देखो जैसे तुम्हें हाइड्रोजन का पता है कितना होता है 1, तो हाइड्रोजन के नीचे तुम्हें ये पता है कि हाइड्रोजन के नीचे आता कौन है, तो हाइड्रोजन के नीचे कौन आता है, बोलो, हाइड्रोजन के नीचे लिथियम आता है, क्या आता है, लिथियम। ध्यान से देखना, हाइड्रोजन के नीचे लिथियम आता है, तो अगर हमें लिथियम का निकालना है तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें 2 को ऐड करो, कितने को, 2 को। अगर हम इस 1 में हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर में 2 को ऐड करते हैं, कितना आ जाता है 3, कितना आएगा 3, तो लिथियम का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 हो गया। उसके नीचे कौन आता है, सोडियम, क्या आता है सोडियम, तो सोडियम का होता है 11, तो इसमें कितना ऐड करना चाहिए हमें, हमें 8 ऐड करना चाहिए, कितना 8। तो अगर इसमें 8 किसमें, इस लिथियम वाले एटॉमिक नंबर में 8 ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा, सोडियम का आ जाएगा नहीं आ जाएगा, कितना आ जाएगा 11। उसका पोटेशियम कितना होता है 19, इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा हमें, इसमें भी 8 ऐड करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 8 फिर ऐड करो तो 19 आ गया, यानी कि 11 में 8 ऐड कर दिया 19 आ गया। उसके बाद क्या आता है रुबिडियम, रुबिडियम का होता है 37, कितना होता है 37, इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा सोचो, 18 ऐड करना पड़ेगा, कितना 18, तो कितना होता है 37। उसके अगले क्या आता है सीजियम, कितना आता है सीजियम, तो सीजियम में कितना ऐड कर, सीजियम का कितना होता है, सीजियम का देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, सीजियम का होता है 55 यानी कि 55, तो इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, तो इसमें भी हमें 18 ही ऐड करना पड़ेगा, है ना, बोलो करना पड़ेगा ना। उसके बाद कौन सा था फ्रेंसियम, फ्रेंसियम का हमें वैसे रेडियो एक्टिव है तो हमें याद नहीं करना है, ठीक है, इसमें हम 32 ऐड कर देंगे तो हमें फ्रेंसियम को मिल जाएगा, लेकिन हमें इसका करना नहीं। बट ये मैजिक नंबर होता है, ये क्या होता है मैजिक नंबर, हमें इस नंबर को फॉलो करना है, क्या करना है इस नंबर को फॉलो करना है, कितना
2, 8, 8, 18, 18 और 32 कर लोगे? बताओ हाँ या ना। इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन अलग अलग पीरियड में, मतलब अलग अलग ग्रुप में थोड़ा सा वेरिएशन आएगा, लेकिन मोस्टली ये पैटर्न थोड़ा सा चलेगा, ये पैटर्न थोड़ा सा फॉलो होगा, हमें इस पैटर्न को फॉलो करना है। तो अगर तुमने इसका निकाल लिया, ठीक है, यानी कि अगर हाइड्रोजन की हम बात करेंगे तो हाइड्रोजन कितना ऐड करना पड़ रहा है? 2। अगले वाले की हम बात करते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम और रेडियम, यही होगा। बोलो इसका। अब हमें क्या करना है, हमें ये टॉप वाला याद रखना है, याद रखना ही रखना है, क्या बोला? टॉप वाला सबको याद रखो। इसका टॉप वाला कौन सा? यही होता है। तो टॉप वाला इसका कितना होता है? इसका 4 होता है। क्या होता है? 4। तो बताओ इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा मुझे, या मैं 2 ऐड करूं या 8 ऐड करूं? तो इसके लिए जो मैजिक नंबर बनेगा इस वाले ग्रुप के लिए, वो कहां से स्टार्ट होगा? इस 8 के बाद से स्टार्ट होगा। बताओ समझ आ रही बात, नहीं आ रही? इसका मैजिक नंबर कितना होगा? 8, 8, 18, 18, 32। बोलो हाँ या ना। आ रही ना बात समझ में? क्योंकि इसमें एक एलिमेंट कम हो गया, इस वाले ग्रुप में, इस वाले ग्रुप में एक एलिमेंट कम हो गया। इसमें हाइड्रोजन था, इसमें कोई है ही नहीं, ऊपर इसका खाली है, तो इसके लिए 2 हट जाएगा। तो इसमें जो टॉप वाला है उसको टॉप वाले में कितना ऐड कर दो? 8 ऐड कर दो, उसके नीचे वाला मिल जाएगा। तो अगर 8 मतलब 4 में 8 ऐड करो कितना आएगा? 12। अरे बोलो, उसमें 8 ऐड करोगे कितना आएगा? 20। इसकी 20 में 18 ऐड करोगे कितना आएगा? 38। और इसके 38 में कितना? बोलो, 18 ऐड करोगे कितना आ जाएगा? कितना आएगा? 56 आ जाएगा। और 56 में 32 ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 88, है ना? यही तो हो जाएगा 88। इस तरीके से क्या तुम निकाल सकते हो ये सारी चीजें? एस ब्लॉक के लिए, एस ब्लॉक के लिए अगर आएगा तो थोड़ा सा ये नंबर तो इजी है ना, ये नंबर याद करना तो इसको रॉकेट साइंस थोड़ी ना है। 2 बार देखो, इसके लिए 2 बार 18 है, 2 बार 8 है, 2 बार 18 है और 1 बार 32 है। 8, 8, 18, 18, 32। इस वाले में क्या करना है? ये 8, 18, 18, 32 था, इसमें 2 ऊपर तो ऐड, ऊपर ज्यादा ही तो है, बस याद रखना है। तो तुम अब क्या करना है, ये तुम्हें कम से कम याद होना चाहिए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये याद है। नंबर अगर ये भूल जाते हो किसी का, तो ये चीज लगा के तुम नंबर निकाल लोगे टॉप वाले से। बोलो, अगर मान लो तुम्हें हाइड्रोजन का पता है और वहां पे तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मान लो रूबिडियम का निकालना है, किसका? रूबिडियम का। तो तुम क्या करोगे? रूबिडियम हमें ये देखना है कौन से नंबर पे है। रूबिडियम हाइड्रोजन के बाद 1, 2, 3 चौथे नंबर पे है। इसका मतलब क्या है, हमें ये ऐड करना पड़ेगा, ये ऐड करना पड़ेगा, ये ऐड करना पड़ेगा और ये भी ऐड करना पड़ेगा, तभी हम कहाँ पहुंचेंगे? इनमें 4 को ऐड करना पड़ेगा, इन चारों को ऐड करना पड़ेगा, तब हम कहाँ पहुंचेंगे? इस 5वें तक पहुंचेंगे। ये तो 1, 2, 3, 4 5th पोजीशन पे है ना। तो फर्स्ट का तो हमें पता है, तो उसमें हमने जैसे ही 2 ऐड करा 3 आ गया, इसमें 8 ऐड करा 11 आ गया, इसमें 8 ऐड करा कितना आ गया? सॉरी मैं गलत बोल दिया क्या? हाँ सही तो बोला है, कितना? 8 आ गया। और उसमें जैसे ही हम 18 ऐड करेंगे इसमें, तो 37 आ जाएगा। तो क्या हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे? कितना? हम ऐसा कर लेते 2 + 8 + 8 + 18, सीधा हमें किसका मिल जाएगा? और इसमें किसका? हाइड्रोजन का ऐड कर लेना 1, तो हमें क्या सीधा 37 मिल जाएगा? किसका? बोलो, रूबिडियम का मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा नंबर? अरे बताओ, समझ आ रही बात, नहीं आ रही? बोलो जल्दी से, खुशी बोलो बोलो बोलो, समझ आई ना बात? तो हेलो, हेलो, अरे बोलो। उसके बाद अब हम देख लेते हैं बोरॉन फैमिली, इसके लिए मतलब पी ब्लॉक के लिए। ये रहा अपना कौन सा ब्लॉक? ये फर्स्ट वाले को बोलते हैं, इस वाले को बोलते हैं एस ब्लॉक। ये 2 ग्रुप जो दिख रहे हैं ना, इनको हम बोलते हैं एस ब्लॉक। क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक। तो ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला है। तो इस फर्स्ट वाले को बोलते हैं कौन सा? एल्कली मेटल। क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल। और इस दूसरे वाले को क्या बोलते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल। पहले वाले ग्रुप को एल्कली मेटल, दूसरे वाले को एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है। और इस पूरे यहाँ से लेके इस, यानी कि नंबर इनका दे रहे हैं, एक बार क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे, इसको फर्स्ट ग्रुप बोले थे, इसको सेकंड ग्रुप बोले थे। तो इस वाले को क्या बोलते थे हम लोग? थर्ड ग्रुप। इसको बोलते थे फोर्थ ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है? थर्ड। ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये सेवेंथ, ये 8, ये 9, ये 10 और ये 11 और ये 12।
बोलो हाँ या ना। इसके बाद ये कौन सा ग्रुप था, उसके बाद कौन सा था, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17 और ये लास्ट में 18, सही ना। यस सर। उसके बाद हमने क्या करना था, हमने सबके एलिमेंट इनके लिखने हैं, डी ब्लॉक में कौन कौन आता है, तो हम इसको याद कैसे रखते हैं, स्कूटर, यामाहा, ला, एक, क्या हो गया इसका, स्कूटर, यामाहा, ला, एक, स्कैंडियम, इट्रियम, लेंथेनम, एक्टेनियम, ये हो गए। तुम्हें इसमें से कौन सा याद रखना है, केवल ये सारे याद नहीं रखने हैं, बस ये बता दिए, वैसे तुम्हें इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। टी, जरा, हाफ, आगे वाला मुझे पता भी नहीं है, मैं याद भी नहीं करा। टी जरा, टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफनियम, वो नवाब था, वो नवाब था का मतलब क्या लिखा है इसमें, टीए, वो नवाब था। उसके बाद क्या, क्रोमाटन, क्रोमा, क्रोमियम, एमो और टंगस्टन, डब्ल्यू, ठीक है, क्रोमाटन, तो मैंने ऐसे याद कर रखे हैं। उसके बाद कौन सा है, मन तक रे, मन तक रे, यानी कि मैग्नीज, और इसको बोलते हैं टेक्नीशियम, शायद टेक्नीशियम बोलते हैं, और इसको, ये सारे याद मेरे को है भी नहीं और किसी को याद रहते भी नहीं, आ रही, ठीक है, तो ये हो गई। उसके बाद क्या है, FeRu और OS, यानी कि फेरस, फेरस पढ़ते हैं ना हम लोग, आयरन के लिए क्या बोलते हैं, आयरन का जब ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, आयरन का जब ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होता है तो उसको हम फेरस बोलते हैं, तो उसको डायरेक्टली मैंने फेरस से याद किया, टीचर ने बताया तो मैंने भी याद किया, फेरस, फेरस, ठीक है। कौन रहेगा आयरलैंड, कौन रहेगा, RH, कौन रहेगा, आयरलैंड, ठीक है। नहीं, नहीं पढ़ोगे पिटोगे, नहीं पढ़ोगे पिटोगे। उसके बाद कौन सा था, कॉपर, इसका मुझे याद नहीं है, कॉपर AgAu, हाँ सॉरी, कॉपर AgAu, यानी कि कॉपर, चांदी, सोना, कॉपर, चांदी, सोना। उसके बाद क्या है, जंक, जिंक, कैडमियम और मरकरी, ठीक है, तो इनको ऐसे याद कर लेना है। इसमें से मोस्ट प्रोबेबली ये 3D सीरीज को अच्छे तरीके से याद करना है, और इनके एटॉमिक नंबर याद करना बहुत ईजी काम, क्या है, बहुत ईजी काम। कैसे याद है, ये स्कैंडियम को 21 होता है, क्या होता है, स्कैंडियम का 21 होता है। उसके बाद जैसे ही हम इस साइड जाएंगे तो एक एक बढ़ाते चले जाओ, तो ये इसका 21 है, इसका 22, इसका 23, इसका 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30, ठीक है। अगर तुम्हें टॉप के सब पता है तो क्या नीचे वाले तुम निकाल लोगे आसानी से, क्या निकालोगे, नीचे वाले के लिए हमें यहाँ पे ट्रिक वही मैजिक नंबर बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, मैजिक नंबर, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, तो पेपर में कोई क्वेश्चन आएगा तो उसका एटॉमिक नंबर दिया जाएगा, लेकिन हमें क्या याद रखना है, हमें इतना याद रखना है, बोलो हाँ या ना। तो बताओ इसका मैजिक नंबर बता दूं या इसकी जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। नहीं ना, काम नहीं पड़ेगा इसका, आएगा नहीं पेपर में भी नहीं आएगा, उसका काम जरूरत पड़ती नहीं है, ठीक है, और अगर कहीं पर जरूरत पड़ती है तो वो पेपर में देता है उस चीज के बारे में, ठीक है, तो ये फालतू चीज है। तो अब यहाँ पी ब्लॉक मैंने जितना बताया था उतना तुम्हें याद होना चाहिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन आते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ सकता है। एटॉमिक नंबर का याद रखने का मतलब क्या है, हमें क्वांटम नंबर निकालनी है तो हमें एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो हमें एटॉमिक नंबर पता करना है, हमें किसी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है तो हमें एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजों के लिए क्या हमें एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, इसलिए जितना पता है कम से कम एटलीस्ट उतने एटॉमिक नंबर तुमको याद रखने हैं। किस किसके, मैं डार्क करता हूँ, जिसमें डार्क का ऐसे दिख रहा है ना वो कम से कम याद करने हैं। ये पोटेशियम तक, इसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम तक, इसमें ये पूरा 3D सीरीज में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, जिंक, कॉपर, ये सब, ठीक है। ये सब के सब क्या होने, इन सब के एटॉमिक नंबर तुम्हें याद होने चाहिए पेपर में क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन आएंगे तो मोस्ट प्रॉब्लली कई बार इनके नहीं भी देता है, इन चीजों के नहीं देता है, बाकी और कोई और बड़ा सा देगा तो उनके एटॉमिक नंबर तुमको दे देता है पेपर। इसमें किस किसके, बोरॉन का पता होना चाहिए, एल्यूमिनियम का पता होना चाहिए, कार्बन का पता होना चाहिए, सिलिकॉन का पता होना चाहिए, नाइट्रोजन का पता होना चाहिए, फॉस्फोरस का, ऑक्सीजन का, सल्फर का,
क्लोरीन का, ब्रोमीन का और आयोडीन का भी पता होना चाहिए आपको। तो मेरे को तो यही लगता है कि आयोडीन तक याद करो, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसमें कम से कम हीलियम का, नियॉन का और आर्गन, ये 3 पता होने चाहिए हमें। इतने के एटॉमिक नंबर जो मैंने मार्क कर दिए हैं, इनके तुम्हें एटॉमिक नंबर क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए क्वेश्चन करने के लिए। बताओ हाँ या ना, समझ आ रही बात नहीं आ रही? यस सर। ठीक है, तो बाकी पीरियोडिक टेबल से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, हमें इतना पता होना चाहिए। अब बात आती है इसमें कि कुछ मेटल है, कहाँ नॉन मेटल है, किसको हम क्या बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं, वो हम टेबल में ही देख के इसमें समझ जाएंगे। तो देखो, इस वाले एलिमेंट को जो कौन से एस ब्लॉक के हैं, क्या है, एस ब्लॉक के और पी ब्लॉक के, कौन से वाले हैं, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स को हम क्या नाम देते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। क्या बोलते हैं इनको, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं। बोलो हाँ या ना? एस और पी ब्लॉक को क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं। और जो बीच में ये डी ब्लॉक बना हुआ है, ये डी ब्लॉक, जो डी ब्लॉक बना हुआ है, ये पूरा, इस पूरे डी ब्लॉक को हम क्या बोलते हैं, इसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोलो, ट्रांजिशन एलिमेंट। और जो नीचे बना हुआ है ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। इतना याद रहेगा। तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहाँ से निकले हैं, तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट निकले हैं आपके 6 पीरियड से और 7th पीरियड से। कौन से पीरियड से, 6th और 7th, 6th और 7th पीरियड से आपके जो इनर ट्रांजिशन मेटल है, एलिमेंट है, वो वहां से निकले हैं, वहां से निकले हैं। तो इनका अगर कभी पूछा जाए, इनका कोई भी एक नाम दे दिया जाए, मान लो तुमसे ये पूछ लिया, एसएम के बारे में पूछा, 62 है जिसका है एटॉमिक नंबर, पूछा है कि बताओ इसका पीरियड क्या होगा, क्या बताओ इसका कौन सा पीरियड है, कौन से पीरियड का है ये, बोलो जल्दी से। कौन सा? ये एसएम कौन से पीरियड का है ये, 62? 6th और 7th। 6th और 7th नहीं, कोई एक 6th का, क्योंकि जो पहला वाला ये है ना, ये लेंथेनॉइड से निकला है, क्या है, इसी वजह से इस पूरी सीरीज को हम लेंथेनॉइड सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड सीरीज। तो इसमें से किसी भी एलिमेंट का, इस लेंथेनॉइड वाली सीरीज में से किसी भी एलिमेंट का अगर क्या पूछा जाएगा, ऊपर वाले का पीरियड पूछा जाएगा, तो उसका हमेशा ही पीरियड क्या रहेगा, 6 पीरियड रहेगा। क्या रहेगा, 6 पीरियड। समझ आ रही बात? यस सर। तो अगर इस नीचे वाले एक्टिनॉइड सीरीज के बारे में किसी भी एलिमेंट तुम्हें दे दिया जाए और उसका पीरियड पूछा जाए, तो क्या बताओगे, 7th पीरियड बताओगे। चाहे तुमसे नेपच्यूनियम पूछा जाए, चाहे तुमसे थोरियम पूछा जाए, चाहे तुमसे लॉरेंसियम पूछा जाए, 103, सबका ही किसी का भी पीरियड पूछा जाए, वो क्या बताओगे, 7th पीरियड है, बिना सोचे समझे, कुछ नहीं। ठीक है, यस सर। बताओ समझ आ रही ना बात? हाँ। तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब चलो, हमने बात कर ली रिप्रेजेंटेटिव, इनको कहते हैं, इनको भी रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, इनको हम ट्रांजिशन मेटल कहते हैं, इनको इनर ट्रांजिशन मेटल कहते हैं, इसको एफ ब्लॉक भी कहते हैं, नीचे वाले। हम बताते हैं कि देखो, इस वाले के अंदर सारे के सारे क्या है, मेटल्स। क्या है ये, मेटल्स। क्या है, सारे के सारे मेटल्स हैं। इसमें हाइड्रोजन की पोजीशन क्या नहीं है, हाइड्रोजन की पोजीशन, हाइड्रोजन को ना ही इसमें माना जाता है और ना ही इसमें माना जाता है, इसलिए इसको बीच में यहाँ रखा हुआ है, क्योंकि हाइड्रोजन के कुछ, इस हाइड्रोजन का कुछ चीजें इससे मैच करती हैं और कुछ चीजें इससे मैच करती हैं। इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके जैसा है, ठीक है, और इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी है, वो नॉन मेटल की जैसी है। इस वजह से इसकी पोजीशन क्या नहीं है, मेंशन अभी भी, मतलब इसका पता नहीं कि कहाँ है, लेकिन इसको हटा दिया गया। तो इस एस ब्लॉक में जितने भी लोग आ रहे हैं, वो सारे के सारे क्या है, मेटल्स है। क्या है, मेटल्स है। बोलो, पी ब्लॉक की अगर हम बात करते हैं, पी ब्लॉक में मेटल है, नॉन मेटल्स हैं और मेटलॉइड्स हैं। क्या है, मेटल नॉन मेटल और मेटलॉइड्स तीनों है। इसका मतलब इसमें बोरॉन, ये दिख रहा है ना, सीडी दिख रही है, इस सीडी के ऊपर जितने लोग हैं वो सारे नॉन मेटल्स हैं, और इसके नीचे जितने हैं वो क्या है, सारे के सारे मेटल हैं। और जो ये रेड कलर इसमें, ये आपके ऑरेंज कलर में बने हुए हैं, ये सारे के सारे आपके मेटलॉइड्स हैं। क्या है, मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, जिसके पास मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टर होते हैं। जनरली ये मेटल के जैसे बिहेव नहीं करते, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पर, ये सब करने पर क्या होता है, ये मेटल के जैसे बिहेव करने लगते हैं। तो सिलिकन की हम बात करें, जितने भी गैजेट्स हमारा फोन चल रहा है, किसकी वजह से चल रहा है, सिलिकन वगैरह की वजह से चल रहा है, कि नॉन मेटल क्या है, ये मेटलॉइड्स है। क्या है, मेटलॉइड्स हैं।
और इनमें हम कर सकते हैं, इनकी मेटलॉइड्स में हम कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं, इनकी कंडक्टिविटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। मेटल्स में हम कंडक्टिविटी को कंट्रोल नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन जैसा फ्लो हो रहा है वो उसी स्पीड से वैसे ही फ्लो होता रहता है, इसमें हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, वो हम आगे सेमीकंडक्टर जो तुम्हें पढ़ाएगा ना वो तुम्हें बताएगा कि इसमें हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रहेगा क्या कि बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तो हमें पता रहता है ये क्या है, सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं। ऑक्सीजन, सल्फर भी हमें पता रहता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस भी पता रहता है क्या नॉन मेटल है, कार्बन और बोरॉन तो है ही है। बताओ है कि नहीं बताओ। एक चीज में जो कंफ्यूजन आ सकती है पेपर में, जो उस पर हम ज्यादा ध्यान नहीं दिया है, वो है सेलेनियम। क्या है? सेलेनियम। सेलेनियम के बारे में अगर पेपर में पूछा जाए कि बताओ सेलेनियम मेटल है, नॉन मेटल है या मेटलाइट्स है, तो लोग सोच में पढ़ सकते हैं। अरे बोलो हाँ या ना। यस सर। बोरोन तो तुम्हें पता ही है, बोरोन क्या है, एक नॉन मेटल है। कार्बन के बारे में पता है कि नॉन मेटल है। अच्छा, नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल का अंतर पता है क्या होता है? मेटल जो इजिली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, नॉन मेटल का होता है जो इजिली इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करते हैं। या ऐसा बोल देते हैं कि नॉन मेटल का करते हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं, मेटल्स इलेक्ट्रॉन को देते हैं। यही तो है ना। तो ये हमें अंतर डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज समझ में आ जानी चाहिए। उसके बाद एल्यूमिनियम का है, एक मेटल है, सबको पता है एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं एल्यूमिनियम के। एल्यूमिनियम है ना, मेटल है। गैलियम है, इंडियम है ना, थैलियम है, ये सारे क्या है, मेटल्स हैं। टिन, टिन जानते हो टिन? टिन क्या है, एक मेटल है। पीबी, लेड, लेड बैटरियों में आता है, बैटरी में क्या मेटल आती है। बिस्मथ भी क्या है, एक मेटल है। इतना हमें पता होना चाहिए। उसके नीचे तो ये सारे मेटल है ही है, भाई तो नीचे वाले तो मेटल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, टिन, लेड और बिस्मथ क्या है, ये मेटल्स होते हैं। ठीक है, उसके अलावा कौन कौन से हमारे पास मेटलॉइड्स है वो हमें पता होना चाहिए। तो मेटल कौन कौन, मेटलॉइड्स कौन कौन सा है? मेटलॉइड्स है सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक। कौन कौन सा? सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम और एस्टेटाइन। अरे बोलो, ये याद रखना है, ये भूल जाओगे, ये भूल जाओगे। क्या क्या याद हमें रह जाता है? हमें याद रह जाता है सिलिकॉन, जर्मेनियम तो इजीली याद रहता है। मैं बता रहा हूँ क्या याद रहता है, क्या याद नहीं रहता। हमें केवल अगर तुमसे कोई मेटलॉइड्स पूछेगा तो तुम्हें मेटलॉइड्स में दो एग्जांपल याद आ जाते हैं बहुत जल्दी से, सिलिकॉन और जर्मेनियम। बाकी के लिए सोचना पड़ेगा, और अगर कोई ऑप्शन देगा तो तुम उसमें गलत करने के हमारे चांसेस ज्यादा रहते हैं। तुम्हें याद रखना है कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, उसके अलावा आर्सेनिक, एंटीमनी। क्या? आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम और एस्टेटाइन क्या है, ये हमारे मेटलॉइड्स हैं। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। और इसमें जीरो ग्रुप में जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे क्या है, गैसेस हैं। क्या है? गैसेस, गैसेस है। तो ये कौन सी गैस है, ये नोबल गैसेस है। ठीक है, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे है? आउटरमोस्ट जो सेल है ना वो फुली फिल्ड है। कैसे है? आउटरमोस्ट सेल फुली फिल्ड होता है। वो हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब करेंगे। तो अब बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम टेबल में? नहीं। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना हमें आना चाहिए। तो उसके लिए हमें अगर क्या पता है, उसके लिए हमें एटॉमिक नंबर पता है तो इजीली कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, तो किस किस का हमें एटॉमिक नंबर, किस किस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना चाहिए? वैसे तो हमें ऑलमोस्ट सबका ही आना चाहिए, बट जो एनसीईआरटी में दिया हुआ कम से कम उतना तो हमें आना चाहिए। अब एनसीईआरटी में वैसे तो देखो सबका दिया हुआ है, बट कुछ एक्सेप्शन वगैरह है, एक्सेप्शन से क्वेश्चन आते हैं ज्यादा। हालांकि ज्यादा ऊपर का वो नहीं पूछता है, ज्यादा ऊपर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पूछेगा। अब एक चीज आती है कि हम कैसे पता करें, कैसे पता करें कि कोई चीज किस पीरियड, किस ग्रुप और किस ब्लॉक की है। कोई चीज, कोई एलिमेंट तुमसे पूछ लिया जाए, तुमसे बोल दिया जाए बताओ कॉपर किस पीरियड में आता है, किस ब्लॉक में आता है, किस ग्रुप में आता है, तो तुम इसको कैसे बताओगे? तो उसके लिए तो कुछ नहीं करेगा, उसमें एटॉमिक नंबर दे देगा। क्या दे देगा? एटॉमिक नंबर दे देगा, और तुमसे पूछा जाएगा बताओ इसका ब्लॉक क्या है, इसका ब्लॉक क्या है। तुमसे ज्यादा हार्ड नहीं पूछेगा, इजी ही पूछेगा वो। तुम्हारे उसने पूछा तुमसे कॉपर के बारे में बताओ, किसके बारे में? 29। तो सबसे पहला काम क्या है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। क्या लिखोगे? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं हम लोग? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 380 कितना होता है? 10। और देखो कॉपर होता है एक एक्सेप्शन। क्या होता है? एक एक्सेप्शन। तो ये हो जाता है 3d10 और इसको कर देते हैं 3d1। बोलो हाँ या ना। अरे बोलो, अरे बोलो। एक्सेप्शन है ये।
तो देखो आउटर मोस्ट सेल किसमें गया है, इसका 3D में गया है। किसमें गया है, 3D में। तो देखो सबसे पहले हमें पता करना है कि ये इसका पीरियड कौन सा है, इसका ब्लॉक कौन सा, क्या पता करना है सबसे पहले पता करो इसका ब्लॉक कौन सा है, फिर क्या पता करो इसका पीरियड कौन सा है, और फिर इसके बाद पता करो इसका ग्रुप कौन सा है। यही 3 चीज तो पता करनी है हमें, बोलो हाँ या ना। तो ब्लॉक के लिए हमें क्या लिखना है कि इसका आउटर इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, तो आउटर इलेक्ट्रॉन क्या डी में गया है, बोलो सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन है किसमें गया है, डी में गया है, लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो हम बोलेंगे ये डी ब्लॉक का एलिमेंट, कौन से ब्लॉक का, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ये बता देंगे हम। उसके बाद हमें बताना है इसका पीरियड, क्या बताना है हमें, पीरियड। पीरियड हम कैसे बताएंगे, तो पीरियड हम बताते हैं जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें गया है ना, या ऐसे समझ लो जो आउटर मोस्ट सेल होता है। देखो 3D जो है ना, 3D आउटर मोस्ट नहीं है, मैं गलत बोल गया शायद। 3D जो है ना वो इनर मोस्ट है। क्या है, 3D अंदर होता है, 4s बाहर होता है। 4s क्या होता है, 4s बाहर होता है, ठीक है। तो जो बाहर वाला सेल है ना, बाहर वाला सबसे लास्ट वाला सेल है, उस सेल के नंबर को हम क्या बोलते हैं, पीरियड नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीरियड नंबर। तो पीरियड नंबर कितना हो जाएगा इसका, 4। क्या हो जाएगा, 4। इस नंबर को हम क्या बोलते हैं, जो सबके सामने लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं सेल नंबर। क्या बोलते हैं हम लोग, सेल नंबर। तो इसमें से बताओ सबसे बड़ा सेल नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा सेल नंबर कौन सा है, सेल नंबर 4, 4s। 4 ही तो सबसे बड़ा है ना इन सब में, 1 2, ये 2 है, ये 3 3, फिर 4 है, फिर ये 3 है। तो सबसे बड़ा सेल नंबर कौन सा है, केवल ये वाला है। तो जो इसका पीरियड होगा क्या होगा, यही 4 होगा। समझ आ रही बात, समझ आ रही बात। अब बात है ग्रुप की, ग्रुप कौन सा होगा। तो ग्रुप निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, तुम इस 3D के मतलब डी के इलेक्ट्रॉन और एस के इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो, आपस में कर दो। डी के इलेक्ट्रॉन को और एस के इलेक्ट्रॉन को आपस में ऐड कर दो। तो डी के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10, कितने हैं, और एस के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, कितने हैं, 1। कितना हो गया, ग्रुप नंबर 11, ग्रुप नंबर हो गया 11। निकाल लोगे ऐसी चीजें, बताओ। हाँ। अब तुम्हें मैं देता हूँ, जैसे मेरे पास मान लो है 35 ब्रोमीन। क्या है, ब्रोमीन के बारे में कैसे निकालेंगे हम लोग, थोड़ा एस के लिए अलग है, थोड़ा पी के लिए अलग है, और तुम्हारा वैसे तो लॉजिक तो एक ही है, तुम्हें समझ आ जाएगा क्या करना क्या है। ब्रोमीन के लिए जब हम निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। समझ आ रही बात, 3p6। उसके बाद क्या होगा, बोलो 4s2 और 3d कितना हो जाएगा, 10। कितना हो गया, 10 10 कितना, 20 और 10 30। उसके बाद क्या जाएगा, 4p 5 आ जाएगा 45, मतलब 4p5 सॉरी। उसके बाद देखो अब क्या आंसर निकाल, कैसे देखेंगे हम लोग, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया अपना, ये गया इसमें, इसमें तो गया है। तो हम क्या बोलेंगे, ब्लॉक बताओ जल्दी से कौन सा हो जाएगा, कौन सा ब्लॉक हो गया, बोलो, पी ब्लॉक हो गया। अब हमें बताना है पीरियड, क्या बताना है हमें, पीरियड। पीरियड कौन सा होगा, तो मैंने बताया पीरियड के लिए जो सबसे बड़ा सेल है, बताओ इसमें सबसे बड़ा सेल कौन सा है, कौन सा है, 4 है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पीरियड हो गया 4। ग्रुप कौन सा है बताओ, तो ग्रुप के लिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, नहीं 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 50 नहीं, जितने भी हमारे पास आउटर मोस्ट एस है और पी है उनके इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो, ठीक है। और उसमें एस और पी के इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो, उसमें 10 को और ऐड कर दो। ये ऐसा समझ लो कि एस के इलेक्ट्रॉन, पी के इलेक्ट्रॉन, जो लास्ट वाला एस और पी है ना, 4s और 4p है, उनके इलेक्ट्रॉन को मतलब आउटर मोस्ट सेल के जो एस और पी है उनको इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो, और उसके अंदर वाला जो डी है उसके भी इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। तो बताओ कितना आएगा, बोलो, ये आएगा 17। कितना आएगा, देखो 10 + 5 15 + 2 कितना हो गया, 17। अब इसको करने का तरीका और बताते हैं लोग, क्या बताते हैं कि जितना पी में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसमें 12 को ऐड कर दो, किसको,
12 को ऐड कर दो तो पी में कितना आ रहा है 5, तो 12 5 + 12 कितना आएगा 17। और इसका मतलब यही बन रहा है ना, देखो ये 10 और 2 को ऐड कर दिया तो 12 भी तो आएगा ये, तो वही 12 तो यहाँ पे ऐड करना नहीं बात। तो ये तो हर में आएगा, हर किसी में ऐसे सेम आएगा, हर किसी में ये चीज सेम आएगी, 10 + 2 तो आएगा। समझ में आ रही है? जैसे हम तुमसे केवल बोरॉन का पूछ रहे, किसका, हम तुमसे बोल देते हैं कि केवल हमें इसका बोरॉन का बता दो, छोटा सा करवा रहा हूँ ना, मैंने बोल दिया बोरॉन, तो बोरॉन का कितना होता है 5 होता है, कैसे करोगे 1s2 2s2 2p 1 होगा, बोलो हाँ या ना। अब इसमें कैसे करोगे, इसके लिए सिंपल है, ब्लॉक बताना है, मैं जल्दी से कैसे बताएंगे ब्लॉक, बोलो ब्लॉक क्या है इसका, पी ब्लॉक है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, पी में जा रहा है, तो पी ब्लॉक हो गया। पीरियड बताओ जल्दी से। 2 नहीं, हाँ पीरियड बोल रहे हो ना, हाँ पीरियड तो 2 है, पीरियड तो 2 है। ग्रुप बताओ, ग्रुप, मैं ग्रुप के लिए बोल रहा हूँ, ग्रुप बताओ। तो ग्रुप के लिए जो नंबर बताया ना, अब यहाँ पे वो चीज तुम अप्लाई नहीं कर पाओगे जो मैंने पहले बताई थी, कौन सी वाली, कि इसमें डी और एस दिख ही नहीं रहा है तुम्हें, डी और एस तो है ही नहीं इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे आप सीधा कौन सा तरीका लगाएंगे, बस वही तरीका याद कर लो सबके लिए, 12 प्लस समथिंग, 12 प्लस पी के इलेक्ट्रॉन, किसके इलेक्ट्रॉन, 12 प्लस पी के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 12 में कितना कर दो, कितने इलेक्ट्रॉन है पी के, 1 कितना आएगा 13, तो कौन सा ग्रुप हो गया इसका, तो कौन सा याद रखोगे फॉर्मूला, ये 12 प्लस पी के लिए क्या है, ग्रुप पी का ग्रुप नंबर निकालना है, क्या निकालना है पी का, अगर पी का हमें ग्रुप नंबर निकालना है तो 12 प्लस पी के क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कौन सा वाला पी, सारे पी नहीं लेने, नहीं तो वैसे देखा जाए तो इसमें तो और भी पी आ रहे थे ना, एक पी यहाँ पे आ रहा है, एक पी ये आ रहा है, एक पी ये आ रहा है, सारे पी नहीं लेने, आउटर मोस्ट जो वाला पी है ना उसको ही लेना है बस, समझ आ रही है। तो क्या ये चीज तुम निकाल लोगे किसी के लिए भी, हाँ। मैं बोल दूं तुमसे कि कैल्शियम के लिए निकालो, इसका कितना होता है 20 होता है, निकालोगे, कैसे निकालोगे, इलेक्ट्रॉन 1 2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 हो गया, बोलो हो गया नहीं हो गया, तो 10 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 हो गया ना, 20 के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ्रेंस के लिए। अब इसका हम कैसे निकालेंगे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किसमें क्या है, एस में क्या है, तो ब्लॉक कौन सा हो गया, एस ब्लॉक हो गया। पीरियड बताओ जल्दी से कौन सा होगा, 4th पीरियड हो गया। अच्छा और बताओ, ग्रुप बताओ जल्दी से कौन सा होगा, 12 हाँ नहीं 14 ये एस ब्लॉक के लिए हम बात कर रहे हैं, एस ब्लॉक के लिए थोड़ा सा चेंज हो जाती है चीजें, एस ब्लॉक के लिए केवल जो एस के इलेक्ट्रॉन का नंबर है वही, एस ब्लॉक के लिए जो एस के इलेक्ट्रॉन है बाहर वाले उसी का नंबर क्या होता है, ग्रुप नंबर होता है, कितना हो जाएगा 2। अभी समझ आया नहीं आया, अरे बोलो, कंफ्यूजन हर किसी में, जल्दी बोलो, मैंने फिर एक सिंपल लिख के दे दूंगा, क्लियर है ना, कुछ नहीं करना है, क्या करना है, देखो ब्लॉक सबका सेम तरीके से निकलना है, समझ आ गई तुम्हें ये बात, कि ब्लॉक सबका सेम तरीके से निकलना है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, यहाँ पे कोई डाउट, सबका सेम तरीके से निकालोगे। पीरियड भी तुम्हें क्या निकालना है, पीरियड भी तुम्हें सेम तरीके से निकालना है, ये भी मैं बता चुका हूँ, जो आउटर मोस्ट क्या है सेल होती है, सेल नंबर होता है आउटर मोस्ट वाला, सबसे बड़ा सेल नंबर जो है, आउटर मोस्ट नहीं, सबसे बड़ा जो क्या है सेल नंबर होता है, वही नंबर क्या है हमारा, पीरियड बता देगा हमें। अब रही बात किसकी, ग्रुप की, ग्रुप कैसे बताएंगे, ग्रुप में थोड़ा सा वेरिएशन है, एस के लिए ग्रुप अगर हमें बताना है, एफ एस एफ किसका, एफ का क्या, एफ का पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर दोनों ही क्या हो जाते हैं, दोनों ही फिक्स हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, दोनों ही फिक्स हो जाते हैं, नहीं समझ आ रही बात, हर बार तुम उसका पीरियड कितना बोलोगे कि वो थर्ड पीरियड का है, थर्ड थर्ड बोल 6 बोलना है पीरियड या फिर 7th पीरियड का, अगर एक्टेनाइड वाला है तो 6 पीरियड का होगा, और क्या है सॉरी लैंथेनाइड है तो 6 पीरियड का होगा, और एक्टेनाइड है तो 7th पीरियड का होगा, बोलो हाँ ना।
हाँ और ग्रुप भी उनका फिक्स ही है, कौन सा? थर्ड ग्रुप। दोनों का ही क्या है? दोनों का ही क्या है? थर्ड ग्रुप है। थर्ड ग्रुप है। और ब्लॉक तो फिक्स है ही है, ब्लॉक क्या है? फिक्स है। तो बताओ उनसे कोई चांसेस है पूछने के? उससे क्या क्वेश्चन बनेगा? सब कुछ सबके लिए वो फिक्स है, सबके लिए वो फिक्स है। हाँ तो उससे कोई क्वेश्चन बनने के चांसेस नहीं। ठीक है, इतनी बात समझ आई कि नहीं है? क्वेश्चन ऐसे वाले करोगे तो आप कर लोगे अब आसानी से, कर लोगे आप आसानी से। हाँ कर लेंगे। कर लोगे ना? तो ये रहा हमारा पीरियोडिक टेबल का जो मुझे परफॉर्मा समझाना था, ये समझ में आ गया होगा। कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है, कितना याद रखना है, कैसे इलेक्ट्रॉन, कैसे हम किसी एलिमेंट को मतलब पता करेंगे कौन सा कहाँ पे करेंगे कौन सा उनके बारे में क्या क्या जानकारी हमें याद रखनी है, ये पता होना चाहिए। बाकी जितना लैंथेनॉइड के इनर ट्रांजिशन मेटल में जब पैराग्राफ पढ़ेंगे, वहां पे जितनी चीजें रखी है वहां पे उतनी चीजों को हम पढ़ लेंगे। ठीक है, अरे बोलो हाँ या ना, समझ आ रही नहीं आ रही? हाँ उसके बाद ये 101 वाली बात तुम्हें समझ में आ गई? इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं है, ये है रॉकेट साइंस? कोई रॉकेट साइंस नहीं। क्या करना है इसके लिए हमें? ये टेबल दिख रही है ना, ये समझ में आ जाना चाहिए, ऑटोमेटिक काम कर लोगे। जीरो के लिए क्या बोलते हैं? निल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरो को निल बोलते हैं, और निल को हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। वन के लिए अन बोलते हैं, उसके लिए यू इस्तेमाल करते हैं। टू के लिए बाई इस्तेमाल करते हैं, बाई बाई को हम बी से लिखते हैं। तीन के लिए ट्राई इस्तेमाल करते हैं और तीन से लिखते हैं। चार के लिए क्वाड, जिसको क्यू से करते हैं। पांच के लिए पैंट, पी से करते हैं। छह के लिए हैक्स, एच से करते हैं। सात के लिए सेप, यानी कि एस से करते हैं, स्मॉल एस। आठ के लिए ऑक, यानी ओ से करते हैं। नाइन के लिए ई एन एन, यानी कि ई से करते हैं। तो अगर किसी का तुम्हें नाम लिखना हो तो लिख लोगे। देखो यू एन यू, यानी कि देखो अन का यू ले लिया, नील का एन ले लिया, फिर अन का यू ले लिया, तो यू एन यू। इसका देखो अन 102 है, कितना? 102। वन के वन, वन के लिए क्या होगा? अन होगा। नील के लिए जीरो, और टू के लिए बी, बी आई पी है ना, क्या हो जाएगा? बाई। तो अन में से यू ले लिया, नील में से एन ले लिया, बी आई बाई में से बी ले लिया। क्या बोल रहा हूँ? ऑफिशियल नेम कैसे याद करेंगे? हाँ, ऑफिशियल नेम याद करने की वाली बात है। ऑफिशियल नेम में सारे तो याद नहीं करें, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो जैसे रदरफोर्ड वाला याद कर लेना, रदरफोर्ड का नाम हमने रोज सुना है। रदरफोर्ड टीम किसको कहते हैं? मेंडलीव के बारे में याद कर लेना है। नहीं, इसकी तो कोई ट्रिक नहीं है अभी तक। बना लेना, कोई बनानी हो तो, इतना जरूरी भी नहीं है लेकिन, समझ लो। बस कुछ जो जिनके नाम हमने सुने साइंटिस्ट के, उनका याद कम से कम कर लेना, उनका नंबर कितना होता है। जैसा बोर का नाम लोगों ने सुना है, बोर, तो वो रियम। ठीक है, फिर तो किस्मत ही खराब हो तो कुछ भी आ जाएगा फिर तो, हाँ है ना। जैसे एम, सबसे पहले क्या आता है? एम आता है ना, एम क्या आता है? इसको देखो, याद करो, एम एन एल। अल्फाबेट कैसे थे? वन टू वन टू ऐसे आता है ना, पहले एम आता है, फिर क्या आता है? ए बी सी डी एफ जी जे, जे के एल एम एन, एम एन। तो एम एन में एक के लिए मेंडलीफ हो गया, दो के लिए एन आ गया, तो बाद में नोवेलियम कर लिया। फिर ये एल हो गया, पहले आता है। तो ऐसे कुछ आइडिया लगा लेना याद करने का, बीच बीच में नंबर के साथ में खेल लेना, तो कर लेना अगर याद हो जाता तो। वैसे इतना जरूरी भी नहीं है, समझे। वो तो क्वेश्चन आ गया था उस साल, तो ऐसा क्वेश्चन कोई मतलब नहीं होता है। ये क्वेश्चन के पीछे में इतना सारा डाटा ना याद करते फिर, और वो भी ये भी नहीं कि पक्का आना ही आना है, कभी आएगा, कब मतलब बाई चांस कभी आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन की गिनती नहीं होती, ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आते हैं, और इसके लिए एफर्ट हमें ज्यादा डालना पड़ता है। प्रॉब्लम ये है ना, इसलिए इसको हमारे हिसाब से केवल ये चीज समझ लो, ये चीज बार बार रिपीट होने के चांस रहते हैं। ये वाली, ये वाला, ये वाला, ये पूछ लेगा किसी का, बनाओ, इसके चांस ज्यादा रहते हैं, इसके चांस कम रहते हैं। ठीक है, नहीं समझ आ रही बात? तो ये रहा अपनी यहाँ तक की बात। अब हम कल से करेंगे क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है? यहाँ पे 120 के बारे में पढ़ना है। ये नाम बनवा रहा था, 120 का बना लोगे। वन, अन मतलब वन के लिए क्या हो जाएगा? अन, टू के लिए बाई, जीरो के लिए निल। ठीक है, बना लोगे? क्या हो जाएगा? अन बाई निलियम, अन बाई निलियम, अन बाई निलियम। तो इस तरीके से क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया था। वो कुछ भी पूछ सकते हैं तुमसे फ्यूचर वर्क के लिए, फ्यूचर में एक एलिमेंट डिस्कवर होगा, उसका इतना इतना नंबर है, बताओ उसका नाम क्या होगा। या हो सकता है कि रिवर्स में पूछ ले। क्या पूछ ले? अभी तक हम क्या देख रहे हैं? अभी तक हम क्या देख रहे हैं कि वो नंबर देता है, नाम पूछ लेता है।
बोलो हाँ या ना, कुछ समझ रहे हो? समझ रहे हो? हाँ। अभी तक नंबर देता है, नाम पूछ लेता है। अब अगली बार इसी क्वेश्चन में क्या बन सकता है, इसी क्वेश्चन को उल्टा करना है, तुम्हें नाम दे देगा और उसका नंबर पूछ लेगा। समझ आ रही बात, नहीं आ रही? आ गई ना? ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो अब तुम्हारा दिमाग उस तरीके से यहाँ पे प्रिपेयर हो गया। मैंने तुम्हें बता दिया कि उल्टा भी हो सकता है, अब तुम उल्टा वाले क्वेश्चन के लिए भी रेडी है, लेकिन सडन तुम्हारे सामने अगर वो आ जाती चीज, तो तुम सोच नहीं पाते ना उस चीज के बारे में कि ये क्या हो गया। आप दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है। ठीक है, तो अब बना लोगे। तो एक बार कुछ के नाम सीधे करके और कुछ के नाम उल्टे से सीधा करके देखना, क्योंकि इसमें देखो बहुत बार यू, बहुत बार एन, बहुत बार है ना वो सेम आ रहा है, तो समझ नहीं आता कि क्या क्या लेना क्या है, किसको 1 लेना है, किसको 0 लेना है, किसको है ना क्या लेना है। तो ये चीज दिक्कत करने वाली है, इसलिए थोड़ा सा इसको उल्टा उल्टी की एक बार प्रैक्टिस कर लेना। वैसे कि इजी है ना? ठीक है, इतना रखें, कल करेंगे इलेक्ट्रॉनिक। उसके बाद जैसे हम लोग एटॉमिक रेडियस आयनाइजेशन पोटेंशियल पर पहुंचेंगे तो हमारे फिंगर टिप्स के क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे, है ना? क्योंकि जब जैसा टॉपिक आएगा तो उसमें वही चीजें दे रखी है, क्योंकि वही आता है मोस्ट ऑफ द टाइम वही आता है, वही उसमें दे रखा है, तो वो हम करेंगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारे सारे क्वेश्चन क्लियर होने लगेंगे। ठीक है, और एक बार पूरा चैप्टर खत्म हो जाने दो, फिर मैं नोट्स से तुम्हें ना एक बार नोट्स से पूरा गो थ्रू करा दूंगा सारी चीजें, एक ही लेक्चर में, एक ही 1.5 घंटे के अंदर पूरा का पूरा जितना चैप्टर है ना एक बार जस्ट रिवाइज कर लेंगे अभी। तो वो वीडियो अगर तुम्हें फाइनल में देखना होगा और कभी रिवीजन करना है, जस्ट उसी वीडियो को देख लिया पूरे चैप्टर देखने की वजह। ठीक है, और एनसीईआरटी जो पॉइंट आउट कर देते हैं, हालांकि अभी तो ऐसा कुछ खास मिला नहीं जिसको मैं बहुत ज्यादा मार्किंग करके तुम्हें बताऊं कि नहीं इसको याद करना है या इसमें मॉडिफिकेशन हो सकता है, ऐसा कुछ अभी तो मिला नहीं, बस एक ही लाइन मिली थी, इसको याद रख लेना है, डाटा है ना, नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम। ठीक है, कहाँ से? जिंक पिच ब्लेंड से निकलते हैं, जो कि क्या है, एक ओर ऑफ यूरेनियम है। तो वे पूछ लेगा कि बताओ एक ओर ऑफ यूरेनियम का नाम बताओ, उसके क्या होगा, ऑब्जेक्ट ऑप्शन लिखे होंगे बहुत सारे, वहां पे एक पिच ब्लेंड भी लिखा होगा, तो ये हम चूज करना पड़ेगा। समझ आ रही बात? और जो इक्का जर्मेनियम और इक्का एल्यूमिनियम और इक्का सिलिकॉन वाले है, ये थोड़ा था। समझ आ रही है ना बात? और एक क्वेश्चन वो पीरियोडिक फंक्शन वाला याद रखना है कि मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी वो किसका पीरियोडिक फंक्शन थी, एटॉमिक वेट का या एटॉमिक नंबर का, और जो मॉडर्न वाली है वो किसका पीरियोडिक फंक्शन है, एटॉमिक नंबर या एटॉमिक वेट का। तो ये हमें पता होना चाहिए, क्वेश्चन एक यहाँ से बन सकता है। ठीक है, तो ये रही सारी की सारी बातें, बाकी मैं तुम्हें समझा ही दिया है। मैचिंग के लिए बताया था, मैचिंग वाले क्वेश्चन मैं समझा चुका हूँ। एक मैचिंग क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है साइंटिस्ट के नाम से, अगर बनाने का मन करा उसको, जैसे सडन क्वेश्चन बताया ना कि यहाँ से सडन क्वेश्चन ये वाला बन सकता है, क्या बोले, टेबल का ये वाले टेबल का देख रहा ना इसका, ये वाले नाम ऐसे पूछ सकता है, तो ऐसे ही इसको भी पूछ सकता है। तो इसको याद रखना थोड़ा सा ईजी है इन चीजों को, है ना, कि जॉन डॉवर्नियर ने कौन सा ट्रायड मॉडल दिया था, ऑक्टेट है ना, ऑक्टेव रूल किसने, नॉन न्यूलैंड ने दिया था। ये क्वेश्चन इसका बन सकता है, तो ये हल्का इजी भी है और हिस्ट्री हम पढ़ते भी हैं, तो ये याद रखना आसान है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो इसके लिए थोड़ा सा हमें तैयार रहना है। ठीक है, चलो अब करते हैं क्लास ओवर, बाकी करेंगे 1 बजे, वैसे भी टाइम बहुत ज्यादा हो गया आज।